नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, मेटल्स नॉन मेटल के लास्ट 10 ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हम सारे कर लेंगे, ठीक है ना। चैप्टर हम कर चुके हैं। अब देखो जरा, एक बात पता है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारा फ्लेम कलर और छूट गया एक्टिविटी में, पोटेशियम आयोडाइड का लिखिए जरा फ्लेम कलर, ये और छूट गया है, उसी एक्टिविटी में दिया हुआ है जो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, कहीं नोट कर लो। वैसे तो पोटेशियम आयोडाइड का पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी क्या पता वो पूछ लें, चाहे पोटेशियम का आपसे पूछे और चाहे पोटेशियम आयोडाइड। के आई के क्या है, पोटेशियम, और के आई क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। तो इसका जो फ्लेम कलर होता है ये वॉयलेट या लाइट पर्पल कलर का होता है, ठीक। दोनों का ही पोटेशियम का भी, पोटेशियम आयोडाइड का भी। वॉयलेट लिख दीजिएगा या लाइट पर्पल लिख दीजिएगा, दोनों पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। और इसको ही जब पोटेशियम या पोटेशियम आयोडाइड का जो फ्लेम कलर होता है, ठीक है ना, इसको ही लाइलैक फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ही, लाइलैक, मतलब ये जो कलर आता है इसको लाइलैक फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये और बच गया था तो मैंने आपको बता दिया, पहले आप लोग इसको नोट कर लें, ये पुराना टॉपिक है आपका, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक। पोटेशियम या पोटेशियम आयोडाइड का जो फ्लेम कलर है आपका वो कैसा है, लाइट पर्पल लिख देना, क्या दिक्कत है ना। अब आप इसको याद कर लीजिए, अब आपकी किस्मत है कि एग्जाम में क्या वो पूछेगा आपसे, ठीक है, करेक्ट, ओके। नोट कर लीजिए और करके मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट 10 ईयर्स पे। ये और उसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक। और जितने भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कल की क्लास में लिए थे, ठीक है ना, तो उसमें भाई इसको नोट कर लेना, फ्लेम कलर और मतलब चाहे आपका सॉल्ट हो चाहे मेटल, दोनों याद कर लीजिएगा, यहां से आपको फंसा देगा एग्जाम में, पक्का है, ठीक। यहीं से आपके मार्क्स कटेंगे इस चैप्टर में, बाकी तो सब कुछ आपको आता है, सब हो जाएगा, ठीक। फ्लेम कलर से ही मार्क्स आपके कटेंगे। चलो क्या मैं स्टार्ट करूं, हाँ अब आ जाओ भैया जरा फटाफट, जल्दी से आ जाओ, सब कुछ पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नेम वन मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब सुन लो ध्यान से बच्चों, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमने पढ़ा था लेड और मरकरी, बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ। लेड एंड मरकरी आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद भी है आपको। एक बात और बताऊं बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यार उसने पूछ लिया, सुनो ध्यान से, क्या पूछ लिया सर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं पढ़ाया मैंने क्लास में और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन पूछ लिया है तो भाई आना चाहिए। अब देखो पता है क्या होता, क्या मैं आपको बताऊं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही होगा ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा लेकिन पुअर होगा थोड़ा सा, पता है कौन होगा, लेड होगा। लेड और मरकरी भी होता है लेकिन आप लेड इसमें लिख दीजिए। देखो बात समझो, होता क्या है पता है, इनका जो अंदर, इनका जो एटम्स जो एक दूसरे के साथ, लेड के एटम्स जो मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं ना, वो इस तरीके की बॉन्डिंग करते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है वहां पे, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर वो आपसे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछे, क्या मेटल, एक ऐसे मेटल का एग्जांपल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही है जो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में क्या था आपका, लेड। तो यहां पे एक ही मेटल आपसे पूछेगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना, तो जो आपने हीट में लिखा था वही आप लिखोगे, लेड आप लिख दीजिएगा, लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। एक ही एग्जांपल पूछिएगा ये, और बच्चों नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और सवाल देता हूं अभी, जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक, क्लास में नहीं पढ़ाया लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है। क्या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसे मेटल का एग्जांपल दो जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, क्या आपको याद हो गया, तो फिर मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप आराम से कर लोगे, बताइए, फिर आप आराम से कर लोगे, बताइए, बोलो 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 फटाफट, ठीक, यस, लेड लेड लेड, गलत मत करके आना भाई, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम ध्यान नहीं देते हो भाई। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो सबको पता है यार, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला भी एग्जांपल है ना, लेड उसमें आपको लिख के आना है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको तो चलो मैं हटा देता हूं, चलो यहीं पे लिख दूं। बच्चों पता है उसने एक आपसे सवाल पूछा, क्वेश्चन सुनिएगा, आपको पता है सभी के सभी मेटल चमकते हैं, क्यों भाई, लश्चरस सभी होते, ये क्लास में नहीं पढ़ा है, सुन लो ध्यान से, आओ जरा अलग से ही पढ़ा दूं ना, तभी तो समझ में आएगा तुम्हें, इधर आओ बच्चों, देखो लगभग लगभग सभी मेटल लश्चरस होते हैं, चमकते हैं। उसने एग्जाम में बोला, जरा सुनना ध्यान से, उसने एग्जाम में बोला कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो नॉन लश्चरस है, सुना भैया ध्यान से सुन लो, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ एक ऐसे मेटल का नाम बताओ, देखते किसी को पता है कि नहीं, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो नॉन लश्चरस है, नहीं चमकता है,
शाइनी नहीं है, जिसका सरफेस शाइनी नहीं है, क्या आपको पता है? तो फिर बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो नॉन लस्चरस है। देखो बच्चों समझो जरा पहले। हाँ सोडियम यार, बहुत सही यार, बहुत सही यार, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। सुनो बच्चों, नाम है उसका क्या? सोडियम। अब आओ मैं तुम्हें कहानी बताता हूं कि ये क्यों नहीं चमकता है, सोडियम क्यों नहीं चमकता है। ठीक, देखो जरा, कोई मेटल क्यों चमकता है, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं मेटल नॉन मेटल की ओरिजिनल क्लास में पढ़ाया हुआ है। देखिए ये मेटल के जो शेल्स हैं, है ना भाई, ये कोई मेटल का एटम है, अरे मान लो यार कोई भी है ना, अब चलो मैग्नीशियम ही मान लो तुम, तो ये मैग्नीशियम है इस तरीके से, इसके के शेल में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बताओ? 2,8,2 होता है। ठीक, तो 2,8,2, क्या मैं सही हूं भाई? चेक कर लेना, क्या मैं सही हूं? ठीक, तो एक बात बताओ बच्चों, ये इसकी के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 हैं और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना जरा, पता है बच्चों इसके बाहर भी तो शेल्स होती हैं यार, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ? एम शेल के बाद एन शेल होगा कि नहीं होगा? अब देखो होता क्या, बहुत आराम वाले शब्दों में सुनना, एकदम शांति के साथ। जब लाइट मेटल के ऊपर गिरती है तो जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक्साइट हो जाता है। अब यहां से लाइट आ रही है इस तरीके से, लाइट, ये क्या है? लाइट आ रही है। तो लाइट आपने पढ़ा है लाइट वाले चैप्टर में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एनर्जी होती है। अरे लाइट यार एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एनर्जी का फॉर्म है। तो होता क्या है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट आएगी, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी एनर्जी बढ़ाकर उछल के चला जाएगा बाहर वाले शेल में। आसान शब्दों में समझिए। तो अब क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन या दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये उछल के कहा, मान लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला, एक या दोनों कोई भी चला जाए यार, बस आप ये समझ लो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उछल के चला गया बाहर वाली शेल में। और जैसे ही जाता है तो इसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी। तो पता है इसका न्यूक्लियस जो है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव। भैया न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये इसको पकड़ के वापस अंदर खींचता है, कहता भैया कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ठीक है, तो पहले तो वो ऊपर जाता है लाइट एब्जॉर्ब करके और फिर वापस नीचे आता, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए बच्चों। ठीक, जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही क्या रिलीज नहीं कर देगा लाइट के फॉर्म में? बोलो 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 जल्दी से, क्या ये मैंने मेन क्लास में नहीं पढ़ाया था आपको? बताओ जल्दी से, बताइए, बताएं पुराने बच्चे, क्या आपने ये नहीं पढ़ा है कि अगर आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन पे, भाई इसीलिए तो मेटल चमकते हैं यार, मैंने गोल्ड की अंगूठी पहनी हुई इस तरीके से, मैंने रिंग पहनी हुई, तो क्यों चमक रही है वो? क्योंकि गोल्ड के जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके बाहर वाले शेल में जाते हैं और तुरंत ही न्यूक्लियस खींच लेता है, तो वापस बाहर से अंदर गिरते हैं। और जब बाहर से अंदर गिरेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यार, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही तो निकालेगा लाइट के फॉर्म में। सही है कि नहीं है बताओ? तो चमकेगा नहीं, वही लाइट तुम्हारी आंखों में आती है। ये देखो जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो तुम यहां खड़े होकर देख रहे हो इस तरीके से, तो यार तुम्हारी आंखों में यही एनर्जी आती है और तुम कहते हो तो मैग्नीशियम तो यार चमक रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम तो चमक रहा है, मैग्नीशियम तो चमक रहा है, ठीक, या गोल्ड तो चमक रहा है। अब सुनो, सोडियम में ऐसा नहीं हो पाएगा यार, सोडियम में ऐसा नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? सोडियम इज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है यार, वेरी रिएक्टिव। यस और नो जल्दी से बताओ, वेरी रिएक्टिव है कि नहीं बताओ? वेरी रिएक्टिव है कि नहीं? और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका? 2,8,1 होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, चलो बना लो यार, चेक कर लो, 2,8,1 है ना, ये सोडियम का न्यूक्लियस है तुम्हारा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 हो गया। तो यार जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये ना एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ही कहीं 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 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता होगा। समझो जरा, तुम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते थे, बोलो हाँ, तुम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते थे ताकि ये रिएक्शन ना करे ना, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट वाला एक ही तो इलेक्ट्रॉन है यार, लूज कर देगा वो तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, चेक कर लो, है ना, ये देखो स्टेबल हो जाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, लूज करने का मतलब किसी को दे देगा और दे देगा अपना कैटायन बन जाएगा, सामने वाले के साथ बॉन्डिंग वॉन्डिंग करने की कोशिश करता है स्टेबल होने के लिए। तो बात ये समझो कि ये अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है यहां पर, है ना, और लूज करना ही चाहता है यार, ये तो नियॉन जैसा बनना चाहता है, क्लास में पढ़ाया था, चेक कर लो, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2,8 होता है ना, ठीक, तो नियॉन जैसा ये बनना चाहता है, तो वही चीज है, वही चीज है, ध्यान से सुनो। पता है, तुम चाहे जितना केरोसिन ऑयल में रख लो, चाहे तुम सोडियम को जितना सुरक्षित कर लो, बहुत ज्यादा हरकत में रहता है ये। इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है, सोडियम का जो सरफेस है, ध्यान से सुनना जरा, इधर सुनो, ये सोडियम का मैंने एक पीस लिया इस तरीके से, तो यार सोडियम का जो पीस है, इसके जो सरफेस पे एटम्स हैं, इसके जो आउटर मोस्ट सरफेस पे यहां जो एटम्स होंगे, उनका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये हरकत में आता है, वो यार बॉन्डिंग करना, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। चाहे सोडियम को जितना सुरक्षित कर लो, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। कम से कम इसके सरफेस के ऊपर जो कुछ एटम्स है ना, अंदर वाले नहीं, अंदर वाले नहीं, बाहर वाले एटम ही यार किसी ना किसी को, मॉलिक्यूल को पकड़ के बोलेंगे, हरकत करेंगे, बोलेंगे भैया यार बॉन्डिंग कर लो यार, बहुत परेशान है हम।
तो यार बाहर वाले एटम हरकत करने लगते हैं, मतलब बाहर वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में चला जाता है। चाहे जितना तुम बचा लो इसको, अंदर वाले सोडियम के एटम बचे रहेंगे, लेकिन बाहर वाले परेशान करेंगे। बाहर वालों का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, वो कहीं ना कहीं यार बॉन्डिंग कर जाता है यार, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। अब बताओ, अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो क्या वो शाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो ये वाली एक्टिविटी कर रहा होगा? बताओ कि लोअर एनर्जी सेल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके आउटर मोस्ट वाले में जाए, यानी कि इससे बाहर जाए और फिर नीचे गिरे। मौका ही नहीं मिलता है उसको, मौका ही नहीं मिलता है यार उसको। तो चमकेगा कहां से? कहां से चमकेगा बताओ, कहां से? अब इतना डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है, इतना डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक नॉन लस्चरस मेटल बताओ जिसका, हाँ बस एक नॉन लस्चरस मेटल बताओ। सोडियम और नॉन लस्चरस नॉन मेटल, सॉरी लस्चरस मेटल तो सबको पता है यार, लस्चरस मेटल तो सबको पता है, ठीक है। एक लस्चरस मेटल तो सबको, मेटल कह रहा हूं, आई एम सॉरी, एक लस्चरस नॉन मेटल तो सबको पता है। हाँ जरा बताना भैया जरा, लस्चरस चमकने वाला नॉन मेटल, आयोडीन। यस यस यस, आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। तो इतनी कहानी मुझे आपको बतानी थी, मैंने बता दी, फ्लेम कलर बता दिया। और ये अब हम स्टार्ट कर लेंगे, अब आपके लिए आराम हो जाएगा, ठीक है ना, अब आपके लिए आराम हो जाएगा, ठीक है, ओके, अब आपके लिए आराम हो जाएगा, ठीक। आ जाइए। लाइट चली गई क्या यार फिर से? ये बड़ी समस्या है, जैसे ही सुबह की क्लास होती लाइट चली जाती। अब क्वेश्चन में आओ भाई, अब आराम से हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? हाँ अब फटाफट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। आओ क्वेश्चन नंबर 2, नेम वन मेटल एंड नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड स्टेट में रहने वाले एक मेटल का नाम बता दो यार, एक नॉन मेटल का नाम बता दो भाई। तो वन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, तो मेटल हो गया यार तुम्हारा मरकरी, चेक कर लो। और एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है तुम्हारा ब्रोमीन। तो ठीक से लिखना एग्जाम में भाई, उल्टा सीधा मत लिख देना, हेडिंग लगा के लिखना है ना। मेटल लिखो फिर बता दो मरकरी, फिर नॉन मेटल लिखो बता दो ब्रोमीन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। 2010 और 2011 का सवाल देखिए, कह रहा है कि नेम द मेटल विच हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मतलब अगर जिसको आप अपने पाम पे रख लेते हो, हाथ पे रख लेते हो और वो मेल्ट कर जाता है। ऐसे कौन से दो मेटल पढ़ाए थे क्लास में, बताइए एनसीईआरटी में? गैलियम और सीजियम भी तो था, तो गैलियम एंड सीजियम, ठीक। ऐसे दो मेटल के नाम है गैलियम और सीजियम, ठीक, गैलियम और सीजियम, ठीक है ना, करेक्ट। बताइए कोई डाउट है? हो जाएगा। इनको आप जैसे ही अपने हाथ पे रखोगे तुरंत ये क्या होते हैं, आपकी हाथ से एनर्जी लेकर, मतलब आपके पाम से एनर्जी लेके तुरंत मेल्ट हो जाएंगे यार, चेक कर लो, ठीक है। यही सब सवाल है। अब आगे देखते हैं, फटाफट इसको हम एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर देंगे। इधर आइए, अब देखिए बच्चों, नेम अ नॉन मेटल, है ना, एक नॉन मेटल का नाम बताना है, एंड अ मेटल, एक मेटल का नाम बताना है जो कि नॉन लस्चरस हो। अभी तो बताया था, अभी तो बताया था, एक नॉन मेटल जो कि क्या है, लस्चरस है। नॉन मेटल लस्चरस, चमकता है, तो ऐसा नॉन मेटल जो चमकता है आयोडीन, और ऐसा मेटल जो नॉन लस्चरस है। मेटल जो कि नहीं चमकता है, तो मेटल जो कि नहीं चमकता है वो सोडियम हो गया यार, चेक कर लो, ठीक। जरा ऑर्डर में आंसर दीजिएगा प्लीज एग्जाम में, है ना, ऐसे हेडिंग डाल के, नॉन मेटल कौन और मेटल कौन, उल्टा सीधा मत लिखिएगा। अब देखिए, नेम टू मेटल दैट आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब यार ये क्या ही बताऊं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल्स जो होते हैं आपके, ये सॉफ्ट होते हैं और इसको आप नाइफ से काट सकते हो। चेक कर लो यार, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक। अगला सवाल, नेम टू मेटल दैट आर स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। अब बताओ यार, कैरोसिन ऑयल में किसको स्टोर करते हो? सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल आओ, बच्चों वाले सवाल है सब, और क्या। अब बच्चों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, एक ऐसे मेटल का नाम जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वही है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर एंड सिल्वर, है ना, सिल्वर और कॉपर, दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते थे। एक मेटल पूछेगा तो सिल्वर लिख दो, दोनों पूछेगा तो कॉपर और सिल्वर लिख दो। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है ना। उसके बाद, स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच ऑफ एक्सट्रीम यूज फॉर ज्वेलरी। हाँ, अब ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का यूज क्यों किया जाता है? गोल्ड का यूज आप ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों करते हो? ठीक है, ज्वेलरी बनाते हो ना, क्यों करते हो गोल्ड का यूज? क्योंकि बच्चों लस्चरस होता है, चमकता है। उसके बाद डक्टिलिटी होती है यार इसमें, डक्टिलिटी होती है और मैलिएबल भी होता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि गोल्ड का अगर डेटा आ जाए, मैंने क्लास में पढ़ाया, तो 1 ग्राम से कितने किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है, बताना जरा।
गोल्ड के 1 ग्राम से कितने किलोमीटर तक की वायर बनाई जा सकती है? गोल्ड के 1 के, यस 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 यस, 2 किलोमीटर, यस। ये डेटा आपको याद रखना है, ये डेटा आपको याद रखना है, करेक्ट, ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ। तो ये डेटा आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है। 1 ग्राम से, गोल्ड के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक की वायर आपको बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब यहां मेरा आप सवाल, जब गोल्ड का सवाल आ ही गया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं बच्चों की 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है बताइए? 24 कैरेट गोल्ड से आप क्या समझते हो? ये कैसा गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड? एलॉय वाले में पढ़ाया हुआ है, बताइए जरा। 24 कैरेट पूछा है यार, तुम 22 बता रहे हो। ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है, यस वेरी गुड। तो 24 कैरेट वाला प्योर गोल्ड है, ठीक, प्योर गोल्ड है। अगला सवाल, प्योर गोल्ड यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में क्यों नहीं कर सकते? इसका यूज ज्वेलरीज बनाने में क्यों नहीं कर सकते हैं? जरा बताइए जरा, प्योर गोल्ड से आप ज्वेलरी क्यों नहीं बना सकते हो? बताइए जरा फटाफट बताइए। सॉफ्ट होता है, यस 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 वेरी गुड। तो इससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। प्योर गोल्ड से ज्वेलरी बनाओगे तो टूट जाएगी भैया, बहुत सॉफ्ट होती है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप 22 कैरेट गोल्ड लोगे और 22 कैरेट गोल्ड से आप क्या बनाओगे? 22 कैरेट गोल्ड से आप क्या बनाओगे? ज्वेलरी बनाओगे, ठीक। तो 22 कैरेट गोल्ड क्या होता था याद करिए? 22 कैरेट गोल्ड होता था जिसमें 22 पार्ट्स क्या होता था? गोल्ड होता था। और इसको एलॉय किया जाता था किसके साथ? 2 पार्ट्स। इसमें क्या होता था? या तो कॉपर होगा 2 पार्ट, सीयू का मतलब कॉपर, और सिल्वर, दोनों नहीं डाला जाता है ना 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 ना। या तो 2 पार्ट्स कॉपर ले लो और या तो क्या कर लो, 2 पार्ट्स सिल्वर ले लो, समझे? तो इसलिए लिखा 22 पार्ट्स गोल्ड और 2 पार्ट्स कॉपर और सिल्वर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 22 कैरेट गोल्ड। और इसका यूज हम कहां करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने में। ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने वहने जो आप बनाते हो, ठीक है ना। जिससे कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉपर या गोल्ड मिक्स करने से ये हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हार्ड हो जाएगा। और हार्ड हो जाएगा तो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। हार्ड हो जाएगा तो टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा, समझ गए? स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, करेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक। ओके नाउ, नाउ अब आगे देखिए जरा, आगे देखिए, यहां पर आइए। तो बस ऐसे ही गोल्ड का क्वेश्चन आ गया था तो डिस्कस कर लिया यार। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर। लो भैया चेक कर लो। अब यहीं पे एक सवाल और बताऊंगा, क्लास में नहीं पढ़ाया है। यहीं पे एक सवाल और बताऊंगा, क्लास में पढ़ाया नहीं है। सुनो ध्यान से, 2-3 सवाल बताऊं, जरा सुनने के लिए तैयार हो? सुनो बच्चों, आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते थे? बताना जरा, ऐसे ही बस आपसे पूछ रहा हूं, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते थे? जरा जल्दी से बताइए, आपके मन में क्या आता है बताओ। बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बस इतना ही बोलोगे क्या? बस इतना ही बोलोगे क्या? मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते थे, या तो कभी कभी एम्फोटेरिक भी तो होते थे यार, भूल गए हो क्या? कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं होते थे, जैसे कि जिंक का ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या मैं सही हूं? बताइए बताइए, क्या मैं सही हूं? बताइए। ये एम्फोटेरिक होते थे दोनों आपके। इसी में लेड का भी ऑक्साइड आता है, लेकिन हमने तो भैया एनसीईआरटी में जो पढ़ा है हम तो वही करेंगे ना। जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते थे। तो पता है बच्चों, एक चीज नहीं पढ़ाई थी, वो नोट करिए जरा, नॉन मेटल, ठीक बच्चों। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो मैंने आपको क्लास में एक पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? सुनो, नॉन मेटल के ऑक्साइड मैंने बताए थे एसिडिक होते हैं, ये आपको पता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते थे? एसिडिक, ये बात तो आपको पता होगी। ये बात नहीं बताई थी यार। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बताइए। न्यूट्रल होते हैं। कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं। अब सुनो ध्यान से, किसका कौन सा न्यूट्रल होता है? जरा कॉपी में नोट कर लो भाई फटाफट, जरा कॉपी में नोट कर लो बच्चों। कार्बन जब रिएक्शन करता है लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो जब ये लिमिटेड ऑक्सीजन, अब देखो यहां कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। यहां कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब लिमिटेड ऑक्सीजन रखोगे तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। चेक कर लो गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा है भैया, आंखें खोल के देख लीजिए, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, मेन वाली क्लास में बताया होगा लेकिन रिवीजन में नहीं बताया था, तो कॉपी में नोट कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है, बैलेंस वैलेंस करना हो तो यार कर लेना, वो सब अलग बात है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो होता है ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। यानी कि कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं आपके? न्यूट्रल होते हैं। तो देखा, मेटालिक ऑक्साइड सारे के सारे लगभग लगभग बेसिक होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है आपका क्या? जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है, यानी कभी कभी एसिडिक और कभी कभी बेसिक बिहेव करता है। उसके बाद आपका
जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, और यहां पर कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, जिसमें से कार्बन एक एग्जांपल है। और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्लास में बताया है कि जो हाइड्रोजन होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन जो होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन जो होता है, वो कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है और कभी कभी कैसा बिहेव करता है, नॉन मेटल। क्या मैंने ये बात बताई है कि नहीं बताई, बताइए। कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल। लेकिन 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 एनसीईआरटी ने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में हाइड्रोजन को नॉन मेटल माना है। सुन लो भैया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हाइड्रोजन उसने माना हुआ है उसको नॉन मेटल माना है। तो अगर हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल अभी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो यार नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाओ, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाओ, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, तो क्या वाटर नहीं बनेगा? क्या वाटर नहीं बनेगा? तो चेक कर लो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो रहा है, न्यूट्रल नहीं हो रहा है। क्या पानी न्यूट्रल नहीं होता था? चेक कर लो, प्योर पानी जो होता था क्या वो न्यूट्रल नहीं होता था? उसका पीएच 7 नहीं होता था? बताओ जल्दी से। तो अगर आपका एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, यस, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे नॉन मेटल्स के नाम बताइए जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, सुन लो, ऐसे नॉन मेटल के नाम बताओ जिनके ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, तो आपके दो नॉन मेटल आप बता सकते हो, कौन कौन सा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सी का मतलब कार्बन समझ लेना, और हाइड्रोजन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये दोनों नॉन मेटल हैं, और इनके ऑक्साइड आपके देख लो, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, और वाटर का ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O, यस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, याद करना चाहो, लेकिन ये दो बड़े फेमस हैं, अगर आप याद करना चाहो तो भाई याद कर सकते हो। इसके अलावा आप याद कर लो तो नाइट्रोजन का भी, ठीक, तो नाइट्रोजन यदि रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो NO बनाएगा। मान लो जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब भी बनेगा तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है। यदि आप याद करना चाहें याद कर लें, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। तो ये चीज है। कोई डाउट है बताइए, बोलिए, कोई डाउट है? ओके नाउ, तो भैया ये पूरी कहानी जब आपने पढ़ ली तो क्या आप आंसर बताओगे मुझे? उसने बोला डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। हाँ भाई जरा बता दो मुझे फटाफट कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम कैसे नेचर का होगा? बोलो बोलो बोलो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसे नेचर का होगा? बेसिक, यस यस यस। तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा तुम्हारा यार बेसिक, चेक कर लो, ठीक, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। और अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो भाई, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है MgO, अगर इसको पानी में डालोगे, और कौन से पानी में डालोगे? ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, ना 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 ना, भूल गए हो क्या? ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, ये तो गर्म पानी से करता है, भूल गए हो क्या? ठंडे पानी से तो कैल्शियम करता था यार, ठंडे पानी से तो कैल्शियम करता था, ये तो गर्म पानी से करता है। हॉट पानी से करके ये क्या बनाता था आपका, ये क्या बनाता था आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता था? चेक कर लो, क्या ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता था? बोलो 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 फटाफट। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बेसिक इन नेचर नहीं है? बताइए बच्चों, ठीक, तो बेसिक इन नेचर साफ साफ दिख रहा है MgOH होल ट्वाइस। तो ये देखो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हो गया यार, क्या दिक्कत है? ठीक, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक इन नेचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, सल्फर, ठीक, सल्फर क्या है आपका? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड मैंने अभी अभी बताए हैं आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं यार, चेक कर लो। तो सल्फर का जो ऑक्साइड होता था यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता था, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में, अगर पानी के साथ रिएक्शन करा दोगे भैया तो क्या सल्फ्यूरस एसिड नहीं बनता था? हालांकि आपसे कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सल्फर का जो ऑक्साइड है, सल्फर नॉन मेटल है तो एसिडिक इन नेचर यानी कि सल्फ्यूरस ऑक्साइड H2SO3 नहीं बनता था? बताओ, H2SO3 इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस ऑक्साइड। ये आपकी नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन आ जाए, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। कोई डाउट है बताइए? दोनों एक्वस बनेंगे, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। कोई डाउट है बताइए? हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कॉन्फिडेंस है इस टॉपिक पे, कर लोगे? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आ जाइए जरा। तो यार देख लो, हालांकि रिएक्शन कोई नहीं बतानी थी, आपको याद हो जाए इसलिए, क्योंकि 100 बार यही सवाल एग्जाम में पूछे उसने। तो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एसिडिक इन नेचर। नाउ विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल? हाँ भैया ध्यान से सुनो, कौन से मेटल ऐसे हैं जो पानी से कभी रिएक्शन ही नहीं करते? तो नॉट एट ऑल जब उसने बोल दिया तो ना ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, और ना ही
ना ही किससे, ना ही किससे, वेपर से, ना ही वेपर का मतलब है ना ही स्टीम से। तो एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाली एक्टिविटी के नीचे आ जाइए, बस ऐसे ही दिखाना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें याद है, मुझे पता है तुम्हें याद है, लेकिन उसके बावजूद बात ये है, मैं दिखाना ये चाहता हूं कि सारे सवाल आपके कहां से आते हैं बच्चों, एनसीईआरटी की बुक से ही लगभग लगभग सारे सवाल आपके आते हैं। यहां पर आ जाइए, ये देखिए क्या यहां पर नहीं लिखा हुआ है, जब ये एक्टिविटी तुमने करी थी स्टीम के साथ, स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्शन कर रहा था तुम्हारा, स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्शन कर रहा था तुम्हारा, ये देखो जरा, आयरन और एल्युमिनियम को स्टीम के साथ कराया था, H2O गैस, अरे कहां गया, H2O गैस, उसके बाद उसने ये एक्टिविटी कराने के बाद क्या ये नहीं लिखा था, यहां पर देख लीजिए कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जो आते हैं आपके, यानी कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, तो उसमें से कुछ भी लिख दो, ये स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको पता है, ठीक। ये देखो आपका पोटेशियम था, फिर आपका सोडियम था, फिर कैल्शियम था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर मैग्नीशियम था, फिर एल्युमिनियम था, फिर आपका जिंक था, फिर आपका आयरन था, फिर आपका लेड था, फिर आपका हाइड्रोजन था, ठीक। फिर आपका क्या था, आपका कॉपर था, फिर Hg यानी कि मरकरी था, फिर आपका क्या था, आपका सिल्वर था, Ag, एंड लास्ट में आपका Au था, और Au के नीचे आपका प्लेटिनम था, Pt था। तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इसमें ठंडे पानी से ये करते थे यार, ये आपके ठंडे पानी से कर लेते थे, कोल्ड, याद है, कोल्ड वाटर से, और मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से करता था, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से करता था, याद है, मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से करता था, याद है। उसके बाद एल्युमिनियम जो था आपका, और जिंक जो था, और आयरन जो था, ये तीनों आपके करते थे किससे, स्टीम से, ये तीनों आपके करते थे रिएक्शन स्टीम से। और इसके नीचे वाले जो हैं, यानी कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, तो ये वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक, ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। तो इनमें से किसी के भी नाम बता दो भाई, इनमें से किसी के भी नाम बता दो यार, पानी से जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो कॉपर, गोल्ड बता दो। और अगर आप भूल गए हो तो गोल्ड तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करता, और कॉपर के बर्तन में पानी गर्म करो, कोई टेंशन नहीं यार, पानी की स्टीम जब बनेगी तो वो कॉपर से रिएक्शन ही नहीं करेगी, जाओ। तो ये देख लो, ठीक है, देख लो ध्यान से, लेड हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, देखो बच्चों, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ऑक्साइड विच टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है भाई, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन चेंज करता है, बताओ जल्दी से। रेड को ब्लू में बेस करता है, बिल्कुल सही बात है यार, तो रेड को ब्लू में बेस करता है, इसका मतलब ये जो एक्स नाम का एलिमेंट था, इसका जो ऑक्साइड है, ये बेसिक इन ऑक्साइड है, ये कैसा नेचर का है, बेसिक है, एक्स का ऑक्साइड बेसिक है। तो बेसिक किसका ऑक्साइड होता है जनरली किसका ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, बिल्कुल बात है यार, सही। तो इसका मतलब एक्स क्या है तुम्हारा, मेटल है, एक्स क्या है तुम्हारा, मेटल है, बस यही पूछेगा, और क्या पूछेगा, आइडेंटिफाई वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। तो एक्स क्या है तुम्हारा, मेटल है, खत्म खेल यार, चेक कर लो, खत्म खेल, चेक कर लो, ठीक, करेक्ट। तो ये हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखो जरा, अगला सवाल, इधर आओ, नाउ अब यहां पर आओ, कह रहा मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो यहां ना पूरी कहानी आप लिखोगे, ठीक, आप पूरी कहानी यहां बताओगे, ठीक है। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन था, सुन लो, एक नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन था, तब तो आप बस इतना ही लिखोगे क्या कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, एंड फ्यू आर एम्फोटेरिक, कुछ आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में लिखोगे आप कि इनके एसिडिक होते हैं, एंड फ्यू आर न्यूट्रल। और अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो आपको रिएक्शंस भी लिखनी है, अगर 3 नंबर में आ जाए यही क्वेश्चन, तब आप रिएक्शन भी लिखोगे, ठीक। तो रिएक्शन में क्या लिखोगे आप, पहले आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दीजिएगा हॉट वाटर के साथ, ठीक है, हॉट वाटर के साथ, ये लिक्विड लिया और ये सॉलिड लिया। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो लाइट चली गई तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, है ना, नहीं तो क्लास नहीं चल पाएगी, स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हॉट वाटर के साथ करा देना, तो MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा यार, चेक कर लो, बेसिक इन नेचर है, एक्वस, ठीक, बेसिक, ठीक, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक आपने दिखा दिया, और कुछ मेटेलिक ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक होते हैं। तो एम्फोटेरिक के एग्जांपल में आप क्या क्या दोगे, अगर 3 नंबर में आ गई यही एम्फोटेरिक के एग्जांपल में आप क्या क्या दोगे, आप पहले जिंक ऑक्साइड ले लेना, और जिंक के ऑक्साइड
आ गई लाइट? क्या बहुत लाइट परेशान कर रही है यार, लाइट बहुत परेशान कर रही है। एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक में आपका जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है आपका, चेक कर लो। ठीक है, रिएक्शन के तौर पे आप एल्युमिनियम वाली एनसीईआरटी में लिखी है तो वो आप लिख देना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ? ये सॉलिड आपने लिया, एक बार यार HCl के साथ करा देना। तो चेक कर लो, अगर ये HCl एक्वस आपने लिया तो ये एसिड है, यहाँ पर ये एसिड है, ठीक, तो ये बेस जैसा काम करेगा, आपको पता है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो एल्युमिनियम का सॉल्ट पढ़ाया है, क्या बनता है? AlCl3, AlCl3 एक्वस, और साथ में सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बना एल्युमिनियम क्लोराइड एक्वस, तो पानी बाहर निकल जाएगा, चेक कर लो। ठीक, बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो भाई, चेक कर लो, है ना। बैलेंस करोगे तो कर लो यार, यहाँ 2 लगा दो, ये सब कहानियां तुम्हें पता है, तो यहाँ तुम्हें 4 लगाना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लगा दो, 3 ऑक्सीजन, 3 टू द 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ 6 लगाओगे तो यहाँ मेरे ख्याल से 2 लगाना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्या बैलेंस हो गई ये चेक कर लो जरा, क्या बैलेंस हो गई ये चेक कर लो जरा। ठीक, उसके बाद फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? Al2O3 की रिएक्शन कराओगे किसके साथ बताओ? बेस के साथ करा दो, तो यहाँ ये एसिड जैसा काम करेगा, यहाँ ये कैसा काम करेगा? एसिडिक इन नेचर। बेस कौन सा लेते थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते थे एक्वस, ठीक, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता था, और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला डायरेक्ट बोला याद करने के लिए, NaAlO2, चेक कर लो, ठीक है, NaAlO2 एक्वस, और साथ में ये बन गया आपका यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट, सॉल्ट है, और वाटर यार बाहर निकल जाएगा लिक्विड फॉर्म में, चेक कर लो। ठीक, और एनसीईआरटी में फेज नहीं लिखा है तो एक्वस एक्वस नहीं याद है तो मत लिखो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है मत लिखो फेज यार, एक्वस लिक्विड सॉलिड ये सब मत लिखो, क्या चला जा रहा है तुम्हारा। ठीक, अब बैलेंस कर लो फटाफट यहाँ पर, तो बैलेंस अगर करोगे तो एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ आप 2 लगाओगे, 2 2 जा कितना हो गया? 4, 4 एक 5 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ अगर आप 2 लगा दोगे इस तरीके से, चेक कर लो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से 3 4, क्या बैलेंस है? हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, चेक कर लो भाई क्या बैलेंस हो गई। नीचे वाली चेक करो क्या बैलेंस हो गई, बताओ। अच्छा, कहाँ पे बैलेंस नहीं है? कहाँ पे बैलेंस नहीं है बताओ? यहां पर देखो जरा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, अच्छा, ऊपर वाला बैलेंस नहीं, अब सही है, चेक कर लो, अब सही है, चेक कर लो, ऊपर वाला अब सही है, बोलो बोलो बोलो, अब सही है ऊपर वाला, ठीक है। अब ठीक, नीचे वाला भी सही है, चेक कर लो, ठीक, नीचे वाला भी सही है, चेक कर लो। ओके, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपने दिखाया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक, 3 नंबर का सवाल है, तब आप दिखाओगे, फिर आप क्या दिखाओगे? नॉन मेटल के लिए आप दिखाओगे, पूरी रिएक्शंस बता दे रहा हूं, अब गलत मत करना एग्जाम में, ठीक। तो ये मेटल का हो गया सारा, ये खेल किसका दिखा दिया आपने? मेटल का। अब आप किसके लिए दिखाओगे बताओ? नॉन मेटल के लिए, तो नॉन मेटल में आप क्या दिखाओगे बताओ? एसिडिक इन नेचर, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड पहले आपने ले लिया, और पानी में आपने इस तरीके से कराया, ठीक, तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा H2SO3, ठीक, तो ये हो गया एसिडिक इन नेचर। ये किसको दिखा रहा है? सल्फर का डाइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड हो गया आपका एसिडिक इन नेचर, ये एसिड बन गया आपका, ठीक। इसके बाद, और अगर आप चाहो तो यहीं पे एक और रिएक्शन लिख सकते हो, और करके कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? वाटर के साथ, तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनता था H2CO3, चेक कर लो भाई, कार्बोनिक एसिड नहीं बनता था H2CO3, ठीक। उसके बाद तो ये एसिडिक इन नेचर दिखा दिया, यहाँ पे भी CO2 कैसा बिहेव कर रहा है? एसिडिक इन नेचर। और कभी कभी कुछ नॉन मेटल ऐसे होते थे जो न्यूट्रल होते थे यार, अभी बताया था कि कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन लिमिटेड से करा दोगे, वहां पर ऑक्सीजन, हाँ, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है यहाँ पर, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा आपका, चेक कर लो। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है यार, चेक कर लो, नॉन मेटल का न्यूट्रल ऑक्साइड है। नॉन मेटल कौन है? कार्बन, कार्बन का मोनोऑक्साइड न्यूट्रल इन नेचर है। और यहीं पर न्यूट्रल का एक और एग्जांपल अभी पढ़ाया था, H2, हाइड्रोजन को नॉन मेटल मानते हुए ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दोगे तो H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लो यार, चेक कर लो, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2, तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल माना गया है, तो ये हो गया न्यूट्रल, खत्म, लो, ठीक। तो ये हो गया सारी कहानी किसकी? नॉन मेटल की। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन गया, ठीक। कर लोगे? कर लोगे बताओ? 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन के तैयार हो गया, करेक्ट? कर लोगे बताओ, यस और नो? कर लोगे, ठीक, चलो। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल शो करने के लिए किससे रिएक्शन नहीं लिख क्या?
कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल शो करने के लिए किसी से रिएक्शन नहीं लिखेंगे, नहीं किसी से रिएक्शन नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, बस ये वाली आप लिख दोगे। और वैसे भी पता है, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी में डालोगे ना, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो भी डिजॉल्व हो जाएगी, तो वहाँ सॉल्यूशन वो पीएच स्केल पे उसका कलर ग्रीन आता है, pH 7 आ जाएगा। ठीक, परेशान ना हो। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, तो ये भैया मैंने तुम्हें डिटेल में बताया, मैं 100 बार नहीं बताऊंगा। अब आ जाओ, विच गैस इज यूजुअली बोल रहा है ना, जनरली कौन सी गैस लिबरेट होती है जब हम क्या करते हैं, एसिड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं। यार हाइड्रोजन गैस पता है आपको, है ना, चेक कर लो यार, कोई भी मेटल ले लिया, जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक, तो तुम्हारा जो है क्लोरीन गैस, मेरे ख्याल से क्लोरीन कह रहा हूँ, सॉरी, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी और तुम्हारे पास सॉल्ट बन जाएगा मेटल का ZnCl2। करेक्ट, ZnCl2 तुम्हारे पास बन गया। यहाँ क्या दिक्कत है यार, चेक कर लो, बैलेंस कर लो, 2, है ना, सही है, बैलेंसिंग सही है। ठीक, अगला सवाल, नेम द मेटल विच रिएक्ट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हाँ, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वैसे तो नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन ही, याद है नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स रिएक्शन करके क्या क्या देते थे, याद है क्या क्या देते थे, वाटर दे देते थे, क्योंकि जो हाइड्रोजन बनता था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड मिलता था। लेकिन दो मेटल ऐसे थे, यस, बस खत्म, बता तो दिया तुम लोगों ने, मैग्नीज यानी कि Mn, रिएक्शन नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस मैंने पढ़ा दिया था, रिएक्शन नहीं पूछेगा भैया, दिल पे मत लो। मैग्नीज और Mn का मतलब मैग्नीज और Mg का मतलब मैग्नीशियम, ऐसे दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपको क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, क्या दिक्कत है। ठीक, उसके बाद यार, वाई सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो यहां पर क्या होता है, दे गेट टार्निश्ड, टार्निश शब्द का ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, याद आ गया कि भूल गए हो, Ag2S बनेगा, है ना, और रिएक्शन उसने पूछी नहीं है तो मत लिखो, और मन कर रहा है तो लिख दो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हें पता है तो लिख दो यार। हाइड्रोजन सल्फाइड से नहीं रिएक्शन करेगा और Ag2S नहीं बना देगा, बताओ, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, चेक कर लो। ठीक, और यही जो है आपका Ag2S सिल्वर सल्फाइड, यही क्या होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। बैलेंस वैलेंस कर लेना भाई, बैलेंस वैलेंस कर लेना, चेक कर लो क्या बैलेंस हो गई है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक, अब सुनो अगला सवाल, अरेंज द कॉपर सिल्वर एंड एल्युमिनियम इन द इंक्रीजिंग। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलती होगी, आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से एग्जाम में। उसने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, तो हमने तो डिक्रीजिंग में याद किया हुआ है ना यार, हमने तो डिक्रीजिंग में याद किया हुआ है ना, पोटेशियम सोडियम, है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना एनसीईआरटी में, कैल्शियम, देन आता था आपका मैग्नीशियम, देन आता था आपका क्या, एल्युमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। ठीक, देन आपका क्या होता था, आयरन के बाद लेड, फिर आपका हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन आपका मरकरी, देन सिल्वर, ठीक है, एंड देन फाइनली गोल्ड, एंड देन फाइनली प्लेटिनम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, तो ध्यान से चेक करो, इंक्रीजिंग में मतलब सबसे लेस रिएक्टिव कौन, तो बस खत्म हो गया सवाल, कर तो दिया तुमने। इन तीनों में कॉपर सिल्वर और सबसे लेस रिएक्टिव कौन, जो सबसे नीचे आता है, तो Ag हो गया सबसे लेस रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो उससे ऊपर आता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, ये हो गया एल्म, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, यार चेक कर लो, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, बस खत्म, खत्म। ठीक, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ओके, करेक्ट, ये हो गया। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आ जाओ जरा, ये देखो यार, बताओ, मैं क्या ये बताऊं अब तुम्हें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स। ये सही डेफिनेशन नहीं है, ये सही डेफिनेशन नहीं है, ये सब डेफिनेशन मत पढ़ना, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन करोगे, सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन करोगे, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन करोगे, पहले बता दे रहा हूँ, उल्टी सीधी डेफिनेशंस मत लिख के आइएगा यहाँ से। क्या, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide. ये वाली, और उसके बाद एग्जाम्पल आपने लिख दिया किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3,
ठीक, और ZNO, और उसके बाद रिएक्शन आप चाहो ये वाली आप दिखा दो, और जिंक की भी मैंने लिखवाई थी, वो NCERT में है नहीं तो करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, याद करो इसको, याद कर लीजिए। ठीक, ओके नाउ, अब इसके बाद यहां पर आइए जरा, कहाँ गया, नाउ नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। तो यार इसको करने का तरीका क्या है बताओ, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, हाइड्रोजन के ऊपर जो आते होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और हाइड्रोजन के नीचे जो आते होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, फिर एल्युमिनियम हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, लेड हो गया आपका, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर कॉपर आ गया। ठीक, उसके बाद क्या आता था आपका, मरकरी Hg, फिर सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड, अकॉर्डिंग टू NCERT मैंने लिखा हुआ, फिर प्लेटिनम आ गया। ठीक, तो अब अगर आप कोई एसिड लोगे, तो एसिड अगर आपने लिया तो एसिड से हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करेगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर आते होंगे। तो कोई भी नाम लिख दो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक लिख दो, यहां तक लिख दो, बस क्या दिक्कत है। ठीक, ओके, तो नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो टू मेटल कौन कौन से को जो डिस्प्लेस करेंगे, वो हो गए आपके मैग्नीशियम एंड कुछ भी लिख दो जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, वो उससे ज्यादा एल्युमिनियम, ये लिख दिया। ठीक, करेक्ट, इनमें से आप किसी को भी लिख सकते हो। उसके बाद जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, यहां पर देखिए जरा, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट डिस्प्लेस, विच विल नॉट, तो नॉट में कौन कौन से आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं आपके, कौन से, गोल्ड और सिल्वर लिख दो, बेस्ट है यार, गोल्ड और सिल्वर लिख दो, है ना। Ag हो गया तुम्हारा सिल्वर, और Au हो गया तुम्हारा गोल्ड। कोई डाउट है भैया, बताओ। अरे वही वाला लिखो ना यार जो उसमें दिया हुआ है NCERT में, कॉपर लिख दो यार, कॉपर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, कॉपर लिख दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, नहीं डिस्प्लेस करता कॉपर भी, आपको पता है एसिड में से हाइड्रोजन। ठीक है, पढ़ाया है ना क्लास में, भूल गए हो क्या। कॉपर ना तो तुम्हारा HCl से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट HCl से कोई रिएक्शन नहीं होगी, और कॉपर तुम्हारा ना ही रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, ठीक, डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी नहीं करेगा, समझ गए। ठीक, लिख दो यार, जो पसंद है वो लिख दो, क्या दिक्कत है, NCERT वाली जो बातें बताई हैं वो लिख दो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, यहां पर आइए, अगला सवाल, वही घिसे पिटे सवाल है, देख लो, देख लेते हैं भाई, है ना। कह रहा है कि नेम टू सॉलिड मेटल विच, नेम टू सॉलिड मेटल एंड टू सॉलिड नॉन, ये यार अच्छा सवाल पूछा, टू सॉलिड मेटल बता दो भाई इनको, है ना। ये तो बड़ा आसान है यार, टू सॉलिड मेटल तो बहुत सारे हैं तुम्हारे, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सारे ही तो क्या है तुम्हारे, इन्होंने कॉपर सोडियम लिख दिया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो टू सॉलिड मेटल हो गए आपके कौन से, कॉपर सिल्वर, फिर टू नॉन सॉलिड, टू, एक मिनट, एंड टू सॉलिड नॉन, हाँ सॉलिड नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल अलॉन्ग विद देयर सिंबल, सिंबल भी लिखना है उनका, सिंबल एटॉमिक सिंबल भी लिखना है, ठीक है ना। अब टू सॉलिड ऐसे, टू सॉलिड नॉन, मतलब टू नॉन मेटल बताने जो सॉलिड हो, नॉन मेटल जो सॉलिड हो, नॉन मेटल जो सॉलिड हो, हाँ यार कार्बन भी सही है, कार्बन भी सही है, आयोडीन भी सही है। ठीक, आयोडीन भी सही है, ये सिलिकॉन इलिकॉन पे मत जाना अभी, क्या पता मेटलॉइड में आ रहा हो कहीं कहीं NCERT क्लास 12th में। ठीक है, तो आयोडीन लिख दो, और कौन सा लिख सकते हो तुम, कार्बन लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, कार्बन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना स्केलोट्रोप, सॉलिड होता है, और डायमंड में होता है आपका कार्बन, है ना, सॉलिड होता है, तो कार्बन हो गया। ठीक, और क्या लिख सकते हो बताओ, सल्फर, क्यों भाई, सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है, यस और नो, सल्फर, और सल्फर का सिंबल हो गया S, और सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 होता है, आपको पता है सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है, S8, फिर भी आप सिंबल के तौर पे S लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब नॉन मेटल है जो आपके सॉलिड है, ये सब नॉन मेटल है जो आपके क्या है, सॉलिड हैं। कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा, कर लोगे। ग्रेफाइट डायमंड मत लिखिएगा, कार्बन लिख दीजिएगा, और ब्रैकेट में ग्रेफाइट डायमंड आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। बहरहाल आयोडीन और सल्फर सबसे सेफ है आपका, ठीक। नो, उसके बाद फॉस्फोरस भी लिख सकते हो, फॉस्फोरस भी आपका सॉलिड है ना, नॉन मेटल। नो, अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ, नेम टू मेटल दैट स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम। अब यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बताओ भाई, कुछ याद है क्या, बताओ, दो मेटल के नाम बताओ जो फ्लोट करने लगते थे। यस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब सुनो, उसने पूछा एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो, एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो,
कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो मेटल्स पे स्टिक हो जाती है, लेकिन ये आधा अधूरा आंसर है सर। बताओ इसमें क्या नहीं लिखा, इसने क्या भूल गया, क्या भूल गया? पूरा आंसर पढ़ो और बताओ क्या भूल गया इसमें लिखना। ये आंसर कंप्लीट क्यों नहीं है? बोलो 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 जल्दी से बताओ, क्या लिखना भूल गया इसमें? देखते हैं बेटा कौन बताता है, क्लास में बताया था, देखते हैं क्या लिखना भूल गया। यस वेरी गुड, हीट, यस वेरी गुड वेरी गुड। इतनी हीट नहीं निकलती है इसमें कि वो हाइड्रोजन को बर्न कर दे। भूल गए हो क्या भैया? सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम को जब तुमने कराया था किसके साथ, क्या नाम है, पानी के साथ, ठीक है ना, तो यहां आपका क्या बनता था बताओ, यहां क्या बनता था? वेरी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन थी यहां पर। फाइनली आपके पास जो बनता था वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो फाइनली आपके पास क्या बनता था बताइए जल्दी से, फाइनली आपके पास क्या बनता था स्टूडेंट्स यहां पर? सोडियम, बोलो बोलो बोलो। 2 स्टेप में रिएक्शन होती थी, मैं फाइनल आपका बता रहा हूं, NaOH, यस मैं फाइनल बता रहा हूं, है ना, दिल पे मत ले लेना, फाइनल। और बहुत ज्यादा हीट निकलती थी यहाँ, एक्सप्लोसिव रिएक्शन थी भैया। यानी कि यहाँ, अरे 2 स्टेप में होती थी ना रिएक्शन यार, चलो फर्स्ट स्टेप भी लिख देते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनता था, फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनता था? सोडियम ऑक्साइड बनता होगा ना, तो ये चीज है। ओके ना, अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, तो सोडियम जब पानी से करता होगा, ठीक है, तो आप इतना समझो कि जो हाइड्रोजन निकलती होगी, मैंने क्लास में पढ़ा है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सुनो, वहां पे जो हीट निकलती होगी, ठीक है, हालांकि NaOH फाइनली बन जाता है, लेकिन जो NaOH बनती होगी वो इतनी ज्यादा कि ये, सॉरी, जो हीट बनती होगी वो इतनी ज्यादा कि ये हाइड्रोजन को क्या करती है, बर्न कर देती है। हाइड्रोजन बर्न हो जाता है भैया, ब्लास्ट करता है, फॉट 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 पॉप साउंड के साथ, बहुत तेज, और इतना तेज पॉप साउंड निकलता है, इसी में तो आग लगती है, इसी में तो आग लगती है, ठीक है ना, इसी में तो आग लगती है, ठीक। लेकिन जब आप किसको करोगे बताओ, मैग्नीशियम को जब आप करते थे किसके साथ बताओ, हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता था, मना नहीं कर रहा हूं, हीट भी निकलता था, मना नहीं कर रहा हूं, हीट भी थोड़ी बहुत इवॉल्व होगी, लेकिन ये हीट इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, ये हीट इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये हीट इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं कि निकले हुए हाइड्रोजन को क्या करे। अब मैंने एग्जैक्टली आपका क्या नाम है, कोई रिएक्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है ओके। तो यहां पर जो भी हाइड्रोजन आपका बनता होगा, ठीक है ना, उसको बर्न नहीं करता, हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन। और इसी तरीके से कैल्शियम जब करता होगा पानी से, कैल्शियम तो ठंडे पानी से करता है, कोल्ड वाटर से, आपको पता है, ठीक है, तो यहां पर भी जो हीट निकलती होगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन को क्या करे, बर्न करे। ये असली रिएक्शन नहीं लिखी, दिल पे मत ले लेना, सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको यहां लिखना था कि हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन प्रोड्यूस। ओके, मैं लिख देता हूं, बिकॉज heat is not sufficient to burn the hydrogen produced, correct, because heat is not sufficient to heat produced लिखना चाहिए आपको, heat produced is not sufficient to burn the hydrogen फिर इसके बाद आप ये वाली बात लिखोगे क्या, they will start floating because the bubbles of hydrogen gas which will form during the reaction will stick to the surface of the metal, correct। पता है ना आप लोग को, जो लोग क्लास में भी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, अब मैं उतना डिटेल में मैं फिर रिएक्शन लिखूं तुमको सब समझाऊं, तो वो सब मैं क्लास में कर चुका हूँ, ठीक। अब इधर आओ, आधा अधूरा आंसर मत लिख के आइएगा। चलो यार बच्चों का सवाल है, अ मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन, केरोसिन में किसको रखते हो यार, एक मेटल का नाम बता दो। सोडियम पोटेशियम को रखते हो, सोडियम बता दो, सोडियम बता दिया, खत्म खेल। लश्चरस है और कलरलेस नॉन मेटल है, चमकता है और कलरलेस है, नॉन मेटल है, कौन है ये, नॉन मेटल लश्चरस, आयोडीन। यस, सिंबल अगर लिखने के लिए बोले तो सिंबल लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंबल अगर लिखने के लिए बोले तो सिंबल लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद मेटल विच कैन मेल्ट केप्ट ऑन पाम, अपने हाथ पे रखते हो तो मेल्ट कर जाता है यार, गैलियम सीजियम, गैलियम सीजियम, गैलियम सीजियम, गैलियम सीजियम, बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, ओके, ठीक, गैलियम सीजियम, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो मेरी बात, सिंबल अगर पूछ ले आपसे, है ना, तो सिंबल थोड़ा सा आप जरा समझिए, सिंबल कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं। गैलियम का सिंबल होता है Ga, जी और स्मॉल ए, और सीजियम आपका Ce मत लिखना यार, सी और एस होता है भाई, कैपिटल सी स्मॉल एस। सीजियम क्या होता है, कैपिटल सी और स्मॉल एस होता है, Ce मत लिख दो यार, Ce थोड़ी ना है, Ce थोड़ी ना है सीजियम, ठीक। गैलियम में कैपिटल जी स्मॉल ए और सीजियम में कैपिटल सी और स्मॉल एस है। करेक्ट कर लीजिए प्लीज, जो लोग गलत कर रहे हैं करेक्ट कर लो भैया, जो लोग गलत कर रहे हैं
ठीक है, करेक्ट करिए, सही है। सिंबल पूछ लेगा तो फंस जाओगे चक्कर में तुम एग्जाम में। मान लो दो मेटल के नाम पूछ लिए उसने और उसने बोल दिया सिंबल बता दो, पीछे पड़ गया तुम्हारे, तब तुम क्या कर लोगे? ठीक है, ओके यार। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्या बुरा तो नहीं मानोगे? सुनो, अब याद आ गया तो बता ही देता हूं। देखो बच्चों, पता है उसने सवाल क्या पूछा? क्वेश्चन उसने पूछा बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत पीछे पड़ गया तुम्हारे, 10 बार पूछा, 10 बार, मानोगे विश्वास? 10 बार तुमसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन सुनो, कह रहा है एक ऐसी गैस का नाम बताओ, सुन लो बच्चों ध्यान से, कह रहा है एक ऐसी गैस का नाम बताओ जो कि बेसिक इन नेचर है। पीछे ही पड़ गया भाई, जो कि बेसिक इन नेचर है, हालांकि एसिड बेस सॉल्ट वाले से आया हुआ है, ठीक है। एक ऐसी गैस का नाम बताओ जो कि बेसिक इन नेचर है। बताओ भैया बताओ, एक जगह पढ़ाया है और तुम्हें याद नहीं आ रहा है? हाँ अमोनिया, रे बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, एक ऐसी गैस का नाम बताओ जो बेसिक इन नेचर है, रे बहुत सही, अमोनिया। ठीक, तो अमोनिया जब क्या होता है, और ध्यान रखिएगा, अमोनिया जब मॉइस्ट होती है, ये कैसी मॉइस्ट अमोनिया है, मॉइस्ट अमोनिया यानी कि वाटर के साथ क्या करती है, पूरी कहानी सुन ले भाई, पूरी कहानी सुन लो। ये वाटर जो है, वाटर तुमको कौन कौन से आयन देता है? क्या H+ आयन और OH- नहीं देता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं देता है। और अमोनिया का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है मैंने तुम्हें, अमोनिया का कोवेलेंट कंपाउंड में? बोलो बोलो बोलो, अमोनिया क्या होता था? N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और एक लोन पेयर होता था यार। और जब पानी से H+ आता है तो H+ बेचारा भूखा है, चेक कर लो, H+ के पास कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अरे H हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी जा चुका। तो ये हाइड्रोजन आयन आएगा अमोनिया के पास और भीख मांगता है, कहता है भैया अपने लोन पेयर मुझे दे दो प्लीज, अपने लोन पेयर मुझे दे दो। तो अमोनिया कहता है देखो भैया, दोनों लोन पेयर तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली दूंगा नहीं, शेयर कर लो यार तुम। तो यहां पे ऐसे करके एरो नहीं लगाते थे, और ये जो पूरा बनता था, ये जो पूरा बनता था, यही तो अमोनियम आयन होता था। भूल गए हो क्या? यही तो अमोनियम आयन था, यही तो अमोनियम आयन था। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जब ये अमोनियम आयन, अब देखो पानी में डाला था, तो पहले अमोनिया गैस को पानी में डाला था आपने, अमोनिया गैस को पानी में डाला था, तो पहला स्टेप ये वाला, अमोनिया क्या करेगा, H+ आयन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन, शेयर करने के लिए, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या होगा? OH- बचा हुआ है यार, चेक कर लो। तो अमोनियम आयन अगले स्टेप में क्या करेगा? अगले स्टेप में अमोनियम आयन किससे कनेक्ट करेगा? OH- से। और क्या दे देगा तुम्हें? अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। तो यही चीज हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अमोनिया गैस को अगर आपने वाटर लिक्विड में रिएक्शन कराई, यानी कि पास कराया, मॉइस्ट अमोनिया गैस है, अगर मॉइस्ट अमोनिया, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर, पानी मौजूद है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा यार एक्वस, बताना जरा। और ये जो बना है यही तो वीक बेस है भाई, यही तो वीक बेस है। फिनोफ्थलीन को पिंक नहीं कर देगा ये, फिनोफ्थलीन को पिंक नहीं कर देगा। बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो वो तुम्हारे पीछे ही पड़ गया, 10 बार तुमसे सवाल पूछा उसने, कह रहा है एक ऐसी गैस का नाम बताओ जो कि बेसिक इन नेचर है। तो भैया वो गैस कौन सी तुम्हारी? अमोनिया। वो गैस कौन सी तुम्हारी? अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को पानी में डालते हो तो वीक बेस मिलता है तुम्हें, ठीक है, अमोनिया। और सुनो ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर एक बार उसने सवाल आपसे पूछा, फिर उसने सवाल पूछा कि ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया अगर लोगे, ड्राई अमोनिया अगर लोगे तो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट करेगी? ड्राई अमोनिया लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट करेगी? बोलो बोलो, सूखा हुआ अमोनिया है, मतलब कोई पानी वानी नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, क्योंकि भैया जब पानी होगा यार तभी तो ये वाला प्रोसेस होगा और तभी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर ड्राई अमोनिया है तो नो इफेक्ट ऑन लिटमस, नो इफेक्ट ऑन लिटमस, याद रखना, अब भूल मत जाना, ठीक। और अगर मॉइस्ट अमोनिया दे दिया, अगर मॉइस्ट अमोनिया दे दिया, ठीक है, तो मॉइस्ट अमोनिया कैसा होता है? बेसिक। और बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, चेक कर लो यार। तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में, चेक कर लो। ये पूरी कहानी है और गलत मत करके आइएगा। 2022 में पूछा है, 3 सेट में पूछा है, उसके बाद 2016, 2012, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बच्चा कह रहा है यूट्यूब पे कि आपका वीडियो कोई नहीं देख रहा है। तुम टेंशन मत लो, मेरा वीडियो वही देखता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होते नहीं है, इसलिए ज़्यादा कोई देखता नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। जिसको पढ़ना है वही मेरे क्लास करता है ना। वन शॉट वाले बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, क्या ही करोगे, वन शॉट में चैप्टर करोगे तो कहाँ से होगा। फिर अच्छे सवाल वो पूछ लेगा एग्जाम में तो घूमते रहोगे आप। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, घूमते रहोगे भाई। अच्छे सवाल पूछ लेगा, घूम जाओगे। नाउ चलो, ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आ जाओ यार फटाफट, तो हो ही गया ना, सारे सवाल हो ही गए,
ठीक है ना सारे सवाल। ये यार लास्ट में क्वेश्चन फालतू का पूछ लिया, मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो लेड और मरकरी। लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछ लिया, बता भाई बता, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछ लिया तब क्या बताओगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक मेटल का नाम पूछ लिया तो क्या बताओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। लेड, लेड, यस लेड, पीबी का मतलब लेड। और सुनो, अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल पूछ लिया, नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जरा बताना भैया जल्दी से, जरा बताना जरा जल्दी से। यस, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यस यस यस, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है, ठीक है ना। नाउ अब आगे आ जाओ भाई, गलत मत करके आना पहले। अरे भैया सुन लो, फिर से बता, ये जो गलत अगर तुमने कर दिया तो समझ लो बेटा फिर तुम किसी काम के हो ही नहीं। यही तो पेपर में आएगा, यही तो पेपर में आएगा, देख लेना। एक सेट में अगर ये सवाल नहीं आया इस बार 2024 में, बात की बात है, ये जरूर तुमसे पूछेगा अमोनिया वाला, ठीक। वो कह रहा है कि केवल वो नाइट्रोजन ही क्यों श्योर, अरे उसको तुम कहाँ दिल पे ले गए भैया। अब तुमने जब अभी, छोड़ दो पायल, छोड़ दो, तुम्हें गैस का नाम पता है, बोलो हाँ। उसको तुमने दिल पे ले लिया भाई, तुम उसके पीछे पड़ जा रहे हो, उसकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में मत पढ़ो, मत पढ़ो, अभी एग्जाम आने वाला है, मत पढ़ो, तुम्हें तो यहां से नंबर मिलेगा अभी, ठीक। वो सब मैंने क्लास में करके दिखाया है बहुत डिटेल में, उतना टाइम नहीं है ना कि उतना अब हम जाएं, छोड़ दो ना, तुम्हें तो नंबर से भी मतलब है, तुम्हें तो स्कोर करना है ना, आ तो रहा है, क्या दिक्कत, तुम्हें याद हो गया, खेल खत्म। और सुनो, रिएक्शन पूछेगा नहीं, रिएक्शन पूछेगा ही नहीं तुमसे, तो गैस का नाम पूछेगा, तुमने गैस का नाम बता दिया, खेल खत्म हो जाएगा। बस ये पूछेगा कि ड्राई अमोनिया क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, और मॉइस्ट अमोनिया क्या करेगी, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगी यार। या फिर जो मॉइस्ट अमोनिया होगी वो फिनोल्फ्थलीन का कलर कैसा कर देगी, पिंक कर देगी, बेसिक इन नेचर, खत्म। क्योंकि क्योंकि क्या बनता है अमोनिया, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाली रिएक्शन याद रखनी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक गलती हो गई मेरे से, ये रिएक्शन वो नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग नहीं, ना 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 ना, ये वाली रिएक्शन याद कर लीजिएगा प्लीज, बहुत आसान रिएक्शन है, चेक कर लीजिए, बहुत आसान रिएक्शन है। क्योंकि वो बोलता है ना कि जिसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका फॉर्मूला लिखो, तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, एक ही तो एक ही तो एक ही तो मेटल था, भूल गए हो क्या? एक ही तो मेटल था जो बेस से रिएक्शन करता था और हाइड्रोजन गैस देता था यार, बताओ, एक ही तो मेटल था जो बेस से रिएक्शन करता था और हाइड्रोजन गैस देता था, जिंक। हाँ याद आया, देखो इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं है आज तक, पूछ लिया उसने, चेक कर लो पूछ लिया उसने। देखो कह रहा है कि इकबाल ट्रीटेड लस्चरस यानी कि चमकदार है, डाईवेलेंट है, क्यों भैया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, बोलो बोलो बोलो, 2+ चार्ज होता है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं तो जिंक पे 2+ आएगा, बोलो, तो डाईवेलेंट नहीं हुआ, डाई का मतलब 2 है ना। मेटल एम विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सुन लो भैया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेटल एम को, तो कौन है वो मेटल एम, तो मेटल एम जिंक ही तो होगा यार, 100 बार तो बता दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इसके साथ, ये मैंने आपको एक टेबल में भी दिखाया था, एक दिन एक टेबल वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि मेटल ने बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल दी यार, चेक कर लो, क्या ही दिक्कत है बताओ, क्या हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता था ये, और क्या सोडियम जिंकेट तुमको नहीं मिलता था, Na2ZnO2, बोलो बोलो बोलो, Na2ZnO2 का एक्वस सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलता था यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस वैलेंस यार कर लेना, चेक कर लो, 2 लगा दोगे तो क्या बैलेंस हो गया भाई, चेक कर लो जरा, यस सर बैलेंस हो गया है। जिंक सॉलिड नहीं लेते थे और ये एक्वस नहीं लेते थे, बताओ, अगर आपको फेज नहीं लिखना है तो मत लिख भाई, मत लिख, मत लिख, ना किसी ने पूछा है और ना तुम लिखो, ठीक, नहीं पूछा है तो मत लिखो। तो देख लो जरा, तो कह रहा है ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो यार बबल किसके बन रहे होंगे, बबल्स किसके बन रहे होंगे, हाइड्रोजन के, ठीक है ना। मेड दिस सम ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद द, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन, उसको सेम ऑब्जर्वेशन मिली जब इस एलिमेंट को उसने डाइल्यूट HCl के साथ कराया, तो यार चेक कर लो भाई, ठीक है, चेक कर लो क्या मिलेगा, ठीक, एक्वस, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स नहीं मिलेंगे तुम्हें, बोलो बोलो बोलो, और यहां से ये, ठीक, ठीक है। अब सुनो एक बात बताए, ये जिंक ऐसी हरकत क्यों कर रहा है कि ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड से भी, क्योंकि भैया भैया भूल गए हो क्या, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता था, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता था, हाँ, तो इसका भी नेचर वैसे, इसके समझ रहे हो, ये तो फादर है ना, वो तो इसका बेटा था, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर टाइप का लग रहा है, इसका मन कर रहा है एम्फोटेरिक बन जाऊं, चेक कर लो, बेस से भी करता है और एसिड से भी करता है,
ठीक, और दोनों टाइम आपको क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, दोनों टाइम आपको क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। ठीक, वेरी खास बात ये वाली इक्वेशन थी आपकी, ऊपर वाली, नीचे वाली तो पूरी दुनिया को पता है, ऊपर वाली तुम्हें पता होनी चाहिए थी यार। कर लोगे, बताओ कर लोगे, ठीक, भूल मत जाना। आगे आओ। तो डाइवेलेंट एलिमेंट इसमें कौन सा था, जिंक था तुम्हारा, ऊपर ये रिएक्शन रही और नीचे वाली ये रही, खत्म सवाल। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट अगर पूछ लेता तो पॉप साउंड के साथ, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, शायद पूछा होगा इसलिए इन्होंने लिखा है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको पता है, पॉप साउंड के साथ पूछा होगा यार, तभी लिखा है, छोड़ो अब यहाँ पे आओ। हाँ, एक बात बताना चाहता हूं, क्या तुम सुनना चाहते हो, सुनो बच्चों, देखिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता था, कारण सुनिए, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, पूरी कहानी तुम्हें बताई हुई है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिखाया था, Na+ कितने क्लोराइड से घिरा रहता था, बोलो 6 क्लोराइड से, 1 2 3 4, और एक बाहर बोर्ड के और एक अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्डिंग होती होगी ये आयनिक बॉन्डिंग होती, ये सब क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है, ठीक है। बाहर वाले क्लोरीन को चलो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, और पीछे वाले क्लोरीन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये बोर्ड से बाहर है ये वाला, ठीक, ये क्लोराइड बाहर है और ये अंदर, इस तरीके से, और लगातार इस तरीके से क्रिस्टल बनता जाता था। तो इंटर आयनिक फोर्सेस इसमें बहुत ज्यादा है, इंटर आयनिक फोर्सेस को ब्रेक, समझो जरा बात को, ये पूरा क्रिस्टल फैला हुआ है इस तरीके से, कहने का ये मतलब है ये वाले क्लोराइड को पकड़ोगे तो ये भी कितने सोडियम से घिरा रहेगा, याद है 6 Na+, एक इधर Na+, ठीक, एक ऊपर Na+, अब जगह तो है नहीं मेरे पास, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा, ठीक, और एक इधर Na+, समझ गए, और एक इधर Na+ तो है इसके लेफ्ट में। तो इस तरीके से लगातार ऐसा क्रिस्टल बनता जाता था। तो यार आयनिक कंपाउंड को अगर तुम्हें मेल्ट करना है तो तुम्हें ये सब बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे कि नहीं, बोलो, हर जगह तुम्हें बॉन्डिंग मिल रही है यार, जबरदस्त, हर जगह आयनिक बॉन्डिंग मिल रही है, तो इंटर आयनिक फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा, याद करो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, ज्यादा अमाउंट में हीट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन एक बात बताओ भाई, जरा सुन लेना ध्यान से, एक बात बताओ जरा, सुनो 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 सुनो, अगर तुम्हें मैं कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे दूं, अगर मैं तुम्हें क्या दे दूं, कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे दूं, कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे दूं, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते थे, किससे बनते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे। तो सुनो, सुन लेना ध्यान से, पहले देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो सुनो भैया, सुन लो ध्यान से, सुनो, पता है यहां आप किसकी बात करते थे, फॉर्मूला यूनिट की, भूल गए हो क्या, यहां आप किसकी बात करते थे, फॉर्मूला यूनिट की और क्रिस्टल की, पूरा क्रिस्टल ब्रेक करना पड़ेगा यार, पूरा क्रिस्टल ब्रेक करना पड़ेगा। और जब तुम क्रिस्टल में जाओगे तो एक फॉर्मूला यूनिट ये रही NaCl की, एक फॉर्मूला यूनिट ये रही NaCl की, एक फॉर्मूला यूनिट ये रही NaCl की, एक फॉर्मूला यूनिट, तो सारे फॉर्मूला यूनिट के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक करोगे, बताओ, है ना। तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए। लेकिन यहां पर आइए जरा, अब मान लो मैंने शुगर ले लिया, मैंने शुगर ले लिया, शुगर आपका जो मॉलिक्यूल है C6H12O6, बताओ कार्बन का कंपाउंड है, और कार्बन के कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, बताइए इसमें, ठीक, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब पता है, ध्यान से सुनिएगा, शुगर को जब मेल्ट करोगे तो यार जल्दी से मेल्ट हो जाती है वो, NaCl के कंपैरिजन में जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसका कारण सुनना, ध्यान सुनो, इसका जो मॉलिक्यूल होगा, शुगर का जो मॉलिक्यूल होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, ना बनाने की जरूरत है, यहां सब ऐसे ऑक्सीजन वगैरह कहीं या हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं भैया, सुनो, इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये वाला, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये तो मजबूत है भाई, सुन लो, ये मजबूत है, ये मजबूत होता है, कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा खासा मजबूत होता है। लेकिन पता है, आप ध्यान से सुनिएगा, यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, देखो मंगल ने बता दिया, बस यही अंदर की बात थी, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, भैया सुन लो, यहां पर एक फॉर्मूला यूनिट उठाओगे, एक ये वाली उठाओगे, एक ये वाली उठाओगे, एक ये वाली, सारे फॉर्मूला यूनिट के बीच का इंटरआयनिक फोर्स तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अगर शुगर का मेरे पास पीस है इस तरीके से, मान लो शुगर का क्रिस्टल है ऐसे, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये शुगर का क्रिस्टल है, तो ये शुगर का क्रिस्टल किससे बना हुआ है यार, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ये रहा, ठीक, और ये सारे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मॉलिक्यूल, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये शुगर के मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वीक, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्स हैं, कैसे फोर्स हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये शब्दों का याद रखिएगा, वीक, वीक इंटर इंटर मॉलिक्यूलर, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में,
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो यार जब तुमको इसको मेल्ट करना होगा तो इन सभी मॉलिक्यूल को अलग करना पड़ता है। सुन लो ध्यान से, इधर अगर इसकी मेल्टिंग करोगे तो तुम्हें आयन को सेपरेट करना पड़ता है। जरा ध्यान लगाइएगा, क्या तुम्हें मोल्टन स्टेट नहीं पढ़ाया गया है? बताओ, क्या तुम्हें मोल्टन स्टेट नहीं पढ़ाया गया है NaCl का? NaCl के मोल्टन स्टेट में क्या क्या मिल जाता था? तुम जब नमक को पिघला देते थे तो तुम्हें Na+ आयन बहुत सारे मिलते थे अलग अलग, जो कि फ्री टू मूव थे, फ्री टू मूव थे, कि मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। तो यार Na+ सारे के सारे और सारे Cl- आपको अलग करने पड़े, बहुत एनर्जी लगेगी। यहां पर आपको इधर देखिए जरा, ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, ध्यान से सुन लो, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है। आप क्या समझ सकते हो? जो मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, वी डोंट वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ओके? मींस कोवेलेंट बॉन्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप, 2023 के पेपर में आया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक? कोवेलेंट बॉन्ड्स will not be broken, will not be broken, will not be broken। कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं ब्रेक करना है, तो किसको ब्रेक करना है यार? मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसके साइड में एक और मॉलिक्यूल होगा ऐसा, ठीक है? तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो ये वाला फोर्स लग रहा होगा यहां पर, इसको ब्रेक करना है यार, वही मैंने दिखाया है। इस मॉलिक्यूल को छोटा करके यहां दिखा दिया, इस मॉलिक्यूल को छोटा करके यहां दिखा दिया, ठीक? और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा उसको तोड़ोगे, तभी तो सारे मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। तो सारे मॉलिक्यूल जब दूर दूर आ जाएंगे तो क्या लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाएगा? बताओ, क्या लिक्विड स्टेट में नहीं आ जाएगा? तो यहां पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके? यहां आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या आपके दिमाग में कुछ आया? कुछ लोग बेचारे सोच ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि फालतू आंसर लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा वहां, फालतू आंसर पे नंबर नहीं मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आया मन में? पूरा क्रिस्टल तोड़ोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। हर एक फॉर्मुला यूनिट से Na+Cl- को अलग अलग करोगे, कैटायन एनायन को अलग अलग करोगे, और यहां पर केवल मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना है, दूर करना है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, 5 नंबर में पूछा था, ठीक? स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि थ्योरी पूरी क्लियर रहेगी। 5 नंबर में फालतू में थोड़ी ना पूछा था उसने, 5 नंबर का सवाल था, उसमें आपको पूछ लिया उसने, ठीक? नेक्स्ट आ जाइए जरा फटाफट। ये हो गया, तो ये भाई आ गया था याद, तो मैंने तुम्हें बता दिया ताकि तुम्हारे मार्क्स ना कट जाएंगे, है ना? इधर हो। हाँ, अब आ जाओ यार सवाल में, क्या ही सवाल पूछेगा अब तुमसे वो? मैंने बोला था कोई पेपर ऐसा बना ही नहीं जिसमें आयनिक कंपाउंड के बारे में सवाल ना पूछे। लो देखो सवाल आया, कह रहा अ मेटल X कंबाइंड विद नॉन मेटल Y बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड Z। मतलब समझो, आपका क्या नाम है, यस, X नाम के किसी मेटल ने किसी नॉन मेटल Y को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। मैंने नहीं बोला है, इन लोगों ने बोला है। ट्रांसफर करने के बाद कंपाउंड Z बन गया है। कंपाउंड Z का नेचर आयनिक नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, आयनिक नहीं, मेटल ने ट्रांसफर किया और नॉन मेटल ने गेन किया, यार चेक कर लो, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा? बताओ। अब सवाल उसका पढ़ो, कह रहा है स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्ड इन Z। Z में कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बताओ भैया जल्दी से। पार्ट 1 का आंसर हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बताओ जल्दी से। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। बोलो 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 बोलो। अरे आयनिक बॉन्ड का नाम बता भाई। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यस यार, बहुत सही तुमने पढ़ा यार मंगल, बहुत सही, ठीक? तो यहां पर देखो जरा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं जो कि मेटल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने और नॉन मेटल के गेन करने से बनते हैं? इनको हम आयनिक कंपाउंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रो, अभी तो क्रिस्टल दिखाया था आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड NaCl का है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, आयनिक बोलो चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो, बात क्या है, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z। बताओ भैया, इसका Z का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई या लो? हाई या लो? वैल्यू नहीं पूछेगा, मैंने बताया था ना, वैल्यू नहीं पूछेगा। हाई 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 लो, क्योंकि पूरे क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा ना, आयनिक कंपाउंड है। पूरे कैटायन एनायन को अलग अलग करने के लिए हालत खराब हो जाएगी यार, बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक नाउ, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन द केरोसिन और पेट्रोल। बताओ यार, क्या ये आयनिक कंपाउंड केरोसिन या पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। हाँ, नहीं डिसॉल्व होगा। यस, कल तो पढ़ाया था। क्यों भैया, बताना जरा, क्यों? रीजन बताओ जरा, केरोसिन या पेट्रोल में ये क्यों नहीं डिसॉल्व होगा आयनिक कंपाउंड? बोलो बोलो बोलो। नॉन पोलर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केरोसिन और पेट्रोल का नेचर कैसा है आपका? नॉन पोलर है यार, बिल्कुल सही बात है यार, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है।
बहुत सही बात, ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक, बिल्कुल सही बता रहे हो। रीजन भी पूछा उसने एग्जामिनेशन में, ठीक है, रीजन भी पूछा उसने एग्जामिनेशन में, ठीक, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत सही। चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल, विल दिस कंपाउंड बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या ये कंपाउंड गुड, हाँ अब सुनो, अब पूरी कहानी लिखोगे भाई, पूरी कहानी लिखोगे। सुनो, उन्होंने बस यस लिखा है, क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है बताओ बच्चों, क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर अभी नहीं सही है, पूरा लिखेंगे। पूरा कैसे लिखोगे बताओ, पूरा कैसे लिखोगे? इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट जेड, जेड अगर किसमें, सॉलिड स्टेट में, तब कैसा होगा? नॉन कंडक्टर होगा। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो नॉन कंडक्टर होते हैं यार, क्योंकि कोई भी फ्री आयन नहीं होता है उनका रिजिड स्ट्रक्चर के कारण। Na+ और Cl- फ्री नहीं हो पाएगा, याद है, भूल गए हो क्या? ठीक, और सुनो, तो इन मोल्टन स्टेट, इन जरा बताना, इन मोल्टन स्टेट, अगर वो मोल्टन स्टेट में रहेगा तब बताओ, अगर Z मोल्टन स्टेट में तो इट कंडक्ट करेगा, देन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन मतलब पिघला दिया उसको, है ना, तो उसमें Na+ और Cl- आपके जो है, अच्छा यहां पर कैटायन कौन बनाएगा? X आपका कैटायन बनाएगा और Y आपका एनायन बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इन एक्वस स्टेट, AQ का मतलब समझ जाना, AQ का मतलब एक्वस स्टेट। एक्वस अगर पानी में डाल दोगे तो पानी पोलर होता था, पानी पोलर होता था, और पोलर इसको ब्रेक कर देता था यार Na+ और Cl- में। Na+ Cl- का एग्जांपल दे रहा हूं बस मैं आपको, तब भी कंडक्टर हो जाएगा, तब भी ये आपका सही आंसर है। तीनों बातें लिखेंगे, सॉलिड स्टेट में नॉट कंडक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड, मोल्टन स्टेट में कंडक्टर होते हैं, और एक्वस स्टेट में भी आपके क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। चेक कर लो यार, क्या डाउट है बताइए। एक बच्चा नाइट्रिक एसिड के पीछे ही पड़ गया, यूट्यूब टेस्टिंग। बेटा बहुत दिन से क्लास चल रही है, इसके पीछे वाली जाके देख लो लाइव सेशन में, पता चल जाएगा नाइट्रिक एसिड का पूरा डिस्कशन हुआ है, क्यों फंसे हो चक्कर में, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, नाउ आ जाओ भाई, अगला सवाल, सवाल पे सवाल। इधर देखो जरा, दो सवाल एक साथ हैं, दो सवाल एक साथ हैं, आ जाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कह रहा है कि राइट टू ऑब्जर्वेशन दैट यू विल मेक व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बताओ यार, आयरन नेल को रखोगे कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में तो दो ऑब्जर्वेशन बतानी है यार। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, ये जो ब्लू कलर है आपका कॉपर सल्फेट का, जो ब्लू कलर था ये फेड हो जाएगा धीरे धीरे, ये फेड हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा धीरे धीरे, और फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर आने लगेगा। मानते हो कि नहीं? तो ब्लू कलर ऑफ चेंजेस टू लाइट ग्रीन, सही है। और आयरन आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यार। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? आयरन नेल पे क्या लग जाएगा? आयरन नेल पे क्या लग जाएगा? रेड ब्राउन कॉपर। तो आयरन नेल पे क्या लग जाएगा? ये जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ये आयरन की नेल पे रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, खेल हो गया खत्म। ठीक, अब इसके बाद सुन लो ध्यान से, एक बात बताना चाहता हूं, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है आयरन, सुन लो भैया, मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो, सुन लो, ऐसी वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? ध्यान से सुनिए, ऐसी वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल लेते हैं, और सुनना, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका लेते हैं? लेस रिएक्टिव का। लेस रिएक्टिव का सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है भैया, सुन लो ध्यान से, क्या होता है इसका? जो लेस रिएक्टिव होता है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। क्या सही बात कर दी मैंने या गलत बात? जल्दी बताइए। सॉल्ट सॉल्यूशन हमेशा किसका बनाओगे बताओ? लेस रिएक्टिव का। कॉपर सल्फेट का ही तो है अगर रिएक्शन कराना चाहते हो तो, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। आ जाओ भैया दूसरे सवाल में, आउट ऑफ द टू मेटल P एंड Q, P इज लेस रिएक्टिव। चेक कर लो भाई, P इज लेस रिएक्टिव देन Q। ओह सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। P इज लेस रिएक्टिव है तो Q मोर रिएक्टिव है यार। अब जल्दी से देख के बताओ, Q एक मेटल है, P एक मेटल है, Q ज्यादा रिएक्टिव है। सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बनाओगे? जल्दी बताओ, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बनाओगे? P का या Q का? P का बनाओगे। बस यही सवाल यार, उसने पूछ लिया तुमसे बोर्ड एग्जामिनेशन में। कह रहा सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज द मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि हम जिससे दिखा सके कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन लेस है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि Q ज्यादा रिएक्टिव है तो ऊपर रहेगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सको। कोई एक्टिविटी जानते हो? हाँ जानते हैं सर, हाँ जानते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे?
हम मेटल क्यू को ले लेंगे, लेकिन मेटल क्यू को ले लेंगे, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन पी का ले लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन पी का ले लेंगे यार, चेक कर लो। तो क्या बनेगा, ये एरो लगा हुआ है, क्या बनेगा बताओ। अब मेटल क्यू क्या करेगा, पी को डिस्प्लेस कर देगा। ये देखो मेटल क्यू ने क्या किया, क्यू की जगह आयरन और पी की जगह आपका कॉपर, ऐसे सोच लो। तो क्यू ने पी को यार डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन गया, ये देखो आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ जो ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव था, क्यू, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ क्यू बनेगा और मेटल पी बाहर हो जाएगा, जैसे कि कॉपर बाहर हो गया, मेटल पी बाहर हो गया, चेक कर लो यार। यस, चलो आ जाओ, जरा कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए आइए देखते हैं जरा फटाफट, आ जाइए। तो ये आपने बना दिया होगा सवाल, आ जाओ जरा फटाफट इधर आओ। देखो नेक्स्ट है आपका, अब देखो बच्चों, उसने आपसे बोला अ मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, ठीक। मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, अब आपको पता है यार, मरकरी की बात कर रहा होगा, और जैसे ही मरकरी की बात कर रहा होगा, मरकरी को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है उसमें भी मरकरी होता है। तो यही सब कहानियां हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फिर कह रहा हाउ कैन एक्सट्रैक्ट दिस मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ये सब मत पढ़ना है ना, तो गलत सलत सब लिखा है। तो सिनाबार, क्या आपको सिनाबार वाला नहीं पता है, बताइए। सिनाबार आपका मरकरी का ओर नहीं था, बताइए। लो रिएक्टिविटी में, लो रिएक्टिविटी में सिनाबार वाली कहानी नहीं पढ़ी है आपने, बताइए। क्या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती थी, बोलो 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 फटाफट बोलो, क्या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती थी, बताओ। सिनाबार में क्या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती थी, नहीं होती थी, ठीक। तो ये देखिए जरा, मरकरी की बात कर रहा है, जैसे उसने बोला जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है मरकरी, और जो आपका क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन होती है उसमें भी मरकरी होता है, ठीक। तो मरकरी का जो ओर था आपका, सिनाबार नहीं था, HGS, ओके, याद है सिनाबार। ये लो फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ यार आपको क्लास में मैंने, ठीक। तो इसको आप क्या करते थे, इसकी आप क्या करते थे, अब देखो सल्फाइड ओर है इसलिए रोस्टिंग करोगे, सल्फाइड ओर है इसलिए क्या करोगे बताओ, रोस्टिंग करोगे। मानते हो कि नहीं, सल्फाइड ओर है इसलिए क्या करोगे आप, रोस्टिंग करोगे, ठीक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करोगे तो मर्क्यूरस ऑक्साइड बनता था, HgO, ठीक ठीक। उसके बाद अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता था यहां से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाता था, याद करो। और यहां पर क्या होता था, बस गर्म करते रहो, वो खेल खुद ही कर देगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लगाना है। तो चेक कर लो HgO, और ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन थी, और सेकंड स्टेप अपने आप कर लेगा, जैसे जैसे HgO बनता जाएगा तो गर्म होके आपको मरकरी लिक्विड और ऑक्सीजन दे देगा यार, चेक कर लो। ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, रिडक्शन हो गया नीचे, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, चेक कर लो, ठीक। लेकिन हाँ, कॉपर का अलग खेला था, कॉपर का अलग खेल था, चेक कर लो। कॉपर का जब सल्फाइड मिलता था, कॉपर ग्लांस, इसको हम क्या बोलते थे, CO2S। कॉपर ग्लांस जब मिलता था, जिसमें कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +1, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +1, और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2- था, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो CO2S नहीं बनता था, चेक कर लो, ठीक। तो इसका अलग खेल था। यहां पर आपको क्या मिलेगा, मरकरी ऑक्साइड, तो यहां पर कॉपर का ऑक्साइड आपको मिलता था सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो सही है। लेकिन सेकंड स्टेप में बदल जाता था, HgO, तो यहां CO2O के साथ ये भी आ जाता था, CO2S, और फिर गर्म करते थे कॉपर बाहर, और यहां ऑक्सीजन निकलती थी केवल, लेकिन यहां सल्फर होने की वजह से SO2 निकलती थी यार, चेक कर लो, ठीक। दोनों रिएक्शंस में अंतर है, ये लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं, आपको पता है। तो उसने मरकरी का बताया था, ठीक है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, कर लोगे, ठीक। नाउ अब आ जाइए जरा फटाफट यहां पर, ठीक। नाउ नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, अब यार ये देख लो फटाफट, कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन ये मेलेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक। बहुत आसान है, चेक कर लो, इसको मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेलेबिलिटी के बेसिस पे मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मेटल को आप मेलेबल होते हैं, और आपके नॉन मेटल क्या होते हैं, आपके मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल होते हैं, हैमर से मारोगे स्ट्राइक करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, नॉन मेलेबल होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जनरली मेटल्स में, जनरली की बात कर रहे हैं, तो मेटल जनरली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, करेक्ट। और उसके बाद जो नॉन मेटल होते हैं जनरली आपके पुअर कंडक्टर ऑफ, तो बस हो तो गया, क्या दिक्कत है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल देखो, वाई कैल्शियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपको पता है बच्चों, बड़ा आसान आंसर है यार इसका, भाई कैल्शियम रिएक्टिव इन नेचर है, क्या दिक्कत है ना, मतलब हाईली रिएक्टिव है ना, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, आपको पता है तीसरे नंबर पे, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, तो हाईली रिएक्टिव है, तो यार कंपाउंड के फॉर्म में तो मिलेगा। अब ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं, बट ऐसे ही आपसे बेवजह पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स लाइक, यस, लो यार चेक करो,
जब आप मिनरल एसिड कौन कौन से थे तुम्हारे, बताओ मिनरल एसिड कौन कौन से थे तुम्हारे, H2SO4 और H2SO4 और बताओ, और क्या था तुम्हारा HCl, ठीक है, और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड था। तो आपका H2SO4 और HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस मिलता था, ठीक है, लेकिन दे विल नॉट गिव हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देता था, याद करो। नाइट्रिक एसिड भी क्या आपका मिनरल एसिड है, बट हाइड्रोजन नहीं मिलता है, क्यों, याद है, हाइड्रोजन बनता तो था, लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है। तो हाँ यस, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जितना भी हाइड्रोजन बनेगा वो वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ वाटर बन जाएगा। यार क्या दिक्कत है बताओ। तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, बस यही सारी कहानी पढ़ लीजिए। बस उसने वाई पूछा था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं लिखनी, वाई। तो वाई में व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल्स ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर एंड some compounds of nitrogen is also formed, nitrogen is also found, है ना, also found या formed आप लिख दो। like क्या क्या बनता था, याद है, जिंक की और कॉपर की रिएक्शन आपको याद कराई थी, N2O और NO, याद है, सॉरी NO भी बनता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या बनता था, याद करो, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, याद है, बताइए। ठीक, रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने कराया था, ऐसे सवाल पूछेगा, देख लो। हाँ NO भी बनता था यार, सही कह रहे हो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता था आपका, क्या ही दिक्कत है ना, क्या ही दिक्कत है, जिसको आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता था, ठीक है ना। अदम में मैं लखनऊ से हूँ, है ना थैंक यू इसके लिए, बट इससे बढ़िया तो आप हमारे पेड बैच ज्वाइन कर लो, आपको भी फायदा होगा। नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए, नाउ आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। नाउ अब देखिए जरा, कह रहा अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। हाँ भाई, हाँ भूल गए हो क्या, अरे भूल गए हो क्या, एक मेटल ऐसा था जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता था जब आप रिएक्ट करते थे, किसके साथ, एसिड के साथ, तो भैया कॉपर ही तो था यार, चेक कर लो। HCl के साथ नो रिएक्शन, कोई हाइड्रोजन नहीं, कॉपर आपने लिया था H2SO4 के साथ, तो नो रिएक्शन, याद है, लेकिन हाँ अगर तुम कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ ले लेते थे तो रिएक्शन हो जाती थी यार, तो रिएक्शन हो जाती थी। रिएक्शन हमें नहीं लिखना है, रिएक्शन हमें नहीं लिखना है, डाइल्यूट बस वैसे ही बता दिया था, दिल पे क्यों ले रहे हो, नहीं लिखना है, नहीं पूछेगा। तो रिएक्शन होती थी, लेकिन आपको हाइड्रोजन ना मिलके वाटर मिलता था, याद है, कॉपर नाइट्रेट मिलता था, याद है, CONO3 होल ट्वाइस, तो याद नहीं करना, बस बता रहा हूं। और आपको नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड, वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड था तो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट कौन सा था आपका, NO2, और अगर आपका डाइल्यूट था तो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट कौन सा था, N2O। चेक कर लो, याद आया, बताइए। तो बहरहाल अब मोटी मोटी बात यह है कि उन्होंने हमसे मेटल का नाम पूछा जो एसिड से रिएक्शन नहीं करता, तो भैया कॉपर ही है, और कौन है यार, और आगे उसने हिंट भी दे दिया तुम्हें, क्या कि बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ब्लैक कलर प्रोडक्ट। ओके, तो यार कॉपर अगर ऑक्सीजन से करता था भाई, चैप्टर नंबर 1 में ये करता था, तो ब्लैक नहीं मिलता था तुम्हें कॉपर ऑक्साइड का, बताओ, ब्लैक लेयर नहीं मिलता था कॉपर ऑक्साइड का, याद है, ठीक है। तो बैलेंस वैलेंस करना हो तो आप कर लेना, चेक कर लो, है ना, लो चेक कर लो, ये बैलेंस हो गया, ठीक। अब उसने बोला आइडेंटिफाई मेटल M को बताओ भाई M कौन है, तो मेटल M कौन है तुम्हारा, मेटल M कॉपर है यार, चेक कर लो। उसके बाद ब्लैक कलर प्रोडक्ट बताना है, तो ब्लैक कलर प्रोडक्ट कौन सा, यही ब्लैक कलर का है आपका कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद ऑल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ Mn, लो रिएक्शन ये रही, खत्म, सवाल खत्म, चैप्टर नंबर 1 से आया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट को टच करते हुए, ठीक है। चलो चलो चलो, तैयार हो, कर लोगे, आ जाओ फटाफट आ जाओ। अब ये देखो यार, वही सारी बातें, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। भैया नहीं बताऊंगा, ठंडे पानी से कैल्शियम को कराते थे, हीट जो निकलती वो सफिशिएंट नहीं होती हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए। सुन लो ध्यान से, फालतू बात नहीं लिखना है वहां एग्जाम में। इन्होंने आधा अधूरा फिर से आंसर दिया, पूरा आंसर बताओ मुझे, पूरा आंसर बताओ। यहां पर जो हीट निकलती होगी, फिर यहां पे जो हीट निकलती होगी, दिस हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न दिस हाइड्रोजन यार, चेक कर लो, ठीक। और रिएक्शन तो पूरी दुनिया को पता है, कैल्शियम को पानी के साथ कराओगे, और पानी ठंडा है भाई, ठंडा पानी है, कोल्ड है, ठंडा पानी है, ठंडा का मतलब गर्म नहीं किया, गर्म करने की जरूरत ही नहीं यार, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम गर्म पानी से करेगा तब हाइड्रोक्साइड देगा, कैल्शियम तो ठंडे पानी से करेगा भाई, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस नहीं मिल जाता था तुम्हें, बताओ, ठीक। अब फेज ना लिखो यार तब भी चलेगा, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, एंड दिस हीट इज नॉट सफिशिएंट
this heat is not sufficient, this heat is not sufficient to burn the hydrogen, ठीक है। ये नहीं लिखोगे बेटा तो गए एग्जाम में, टू बर्न द हाइड्रोजन प्रोड्यूस। उन्होंने आधा अधूरा आंसर लिखा है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। जो हाइड्रोजन बनेगा वो इतनी हीट नहीं निकलती कि इसको बर्न कर दे, इसलिए हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो किस पे चिपक जाएंगे, कैल्शियम के सरफेस पे। ये पानी में इस तरीके से कैल्शियम का जो टुकड़ा पड़ा हुआ है तो इस पे बबल्स चिपक जाएंगे और कैल्शियम का टुकड़े की जो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो पानी में तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। आंसर पूरा पढ़ लो ये बात भी लिखते हुए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ कह रहा गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भैया, मेटल गुड कंडक्टर कब से होने लगे, मतलब क्यों होने लगे, ये तो क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था। क्या किया था मेन क्लास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सुनो, बोलो बोलो बोलो, ठीक। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट। तो यार मेटल में आपके क्या होते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक कर लो। मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव सो दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल आर नॉट, ठीक, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भैया खुद ही पढ़ लो एनसीईआरटी से, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन। भूल गए हो क्या इन शब्दों को, भूल गए हो क्या इन शब्दों को, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। बोलो बोलो बोलो, अब नहीं पढ़ा रहा हूं, आज ही तो बताया है, 100 बार तो बताया है, कल भी बताया था। इंटर आयनिक इंटरेक्शन शब्दों का यूज करेंगे, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वही लैंग्वेज है, पढ़ लो, ठीक। यार घिसा पिटा सवाल, सोडियम मेटल को केरोसिन में क्यों रखते हो, सबको पता है, बिकॉज सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव। और अगर पूरी कहानी लिखनी हो तो आप लिख दीजिएगा कि सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सोडियम और पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यार चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक से आंसर इसका मैंने यूट्यूब पे कराया। भाई पूरी कहानी बता देना यार उसको, तुम क्या दिक्कत है, 2,8,1 और पोटेशियम भी बता देना 2,8,8,1। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यार लूज कर देगा और नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगा। जरा जल्दी से बताना कि सोडियम की नियरेस्ट गैस कौन सी है, बोलो बोलो बोलो। नियॉन नहीं है, नियॉन क्या होता था 2,8, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करेगा तो किसी नॉन मेटल को देगा, किसी नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा। यार चेक कर लो, ठीक। उसके बाद जो पोटेशियम है उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आपकी, आर्गन, ठीक है। क्या करेगा, अगर ये आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे सोडियम तो 2,8 हो जाएगा और सोडियम आयन बना लेगा। ये लो सोडियम आयन बना लेगा और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। यार चेक कर लो, Na+ और O2- अगर मिलेगा तो क्या सोडियम ऑक्साइड नहीं बना देगा, ठीक है। उसके बाद चेक कर लो, पोटेशियम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑर्गन जैसा नहीं बन जाएगा, यानी कि ऑर्गन जैसा नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर नहीं गेन कर लेगा और स्टेबल नहीं हो जाएगा। बताओ, तो आपको पोटेशियम आयन दे देगा। यार चेक कर लो, आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और O2- कहीं से ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन O2- बन जाएगा। दोनों रिएक्शन करके क्या पोटेशियम का ऑक्साइड नहीं बना देंगे और भारी मात्रा में हीट भी निकलेगी। सिस्टम स्टेबल हो रहा है तो भारी मात्रा में हीट भी निकलेगी, इसलिए इसको खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कैचेस फायर, आग लग जाएगी, है ना, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया, तो ये सब बातें हैं। आप चाहो तो फिर से सुन लो, अच्छा आंसर देने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिएगा, अच्छा आंसर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दीजिएगा, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए, कि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है। ओके, कोई डाउट है बताइए, ठीक। आगे आ जाओ, तो इसको पढ़ लीजिए, यहां से यहां तक आप लोग आंसर एक तो पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ, कहा गया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली रिएक्टिव एल्युमिनियम इज स्टिल यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल। देखो एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी आप एल्युमिनियम का कुकर क्यों बनाते हो भैया, चावल पकाते हो एल्युमिनियम के कुकर के बर्तन में, क्यों भैया, तुम्हारे घर में कुकर है ना, चावल पकाते हो ना कुकर, ये इस तरीके से। तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स है आपका, कुकर जो एल्युमिनियम से बना हुआ है, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम जब कुकर उन्होंने बनाया तो कई दिनों के बाद क्या हुआ, यस, एक तो हीट कंडक्ट करता है, मान गए, वेरी गुड, एक तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी मान गए। लेकिन सवाल नहीं पढ़ा आपने, सवाल नहीं पढ़ा बेटा, सवाल पढ़ो। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली रिएक्टिव, अरे एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव वो कह रहा है, उसके बावजूद भी कुकर का बर्तन कैसे बना दिया आपने, कुकर कैसे बना दिया बताओ, प्रेशर कुकर कैसे बना दिया, खाना उससे रिएक्ट ना कर जाए कहीं। भूल गए हो क्या, एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाता है, एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाता है बताओ,
प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, यस, इसके ऑक्साइड का लेयर नहीं आएगा भाई, आपने सवाल ही नहीं पढ़ा यार ध्यान से, आपने सवाल ही नहीं पढ़ा ध्यान से, ठीक। हाई मेल्टिंग पॉइंट मान गया मैं तुम्हारी बात, ठीक। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एल्युमिनियम, मान गया मैं, लेकिन यार उसने बोला कि एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के बावजूद भी तुम बर्तन क्यों बनाते हो, बताओ इसके क्यों बनाते हो बताओ। क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, यस और नो बताइए। Al2O3, ठीक। तो अब अगर एल्युमिनियम के ऊपर, मतलब एल्युमिनियम का बर्तन का जो अंदर वाला सरफेस है या बाहर, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर प्रोटेक्टिव लेयर आ गई तो बढ़िया है ना यार। चावल पकाओगे, सब्जी पकाओगे, मसाले डालोगे तो केमिकल एक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम तो अंदर है ना भाई, एल्युमिनियम तो अंदर है ना। ये देखो इस तरीके से कुकर की वॉल में तुम्हें दिखा रहा हूं, ये रहा अंदर एल्युमिनियम और बाहर हो गई एल्युमिनियम की कोटिंग, सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है इस तरीके से। तो बाहर तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना Al2O3, और सुनो ध्यान से, Al2O3 बहुत स्टेबल कंपाउंड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज वेरी वेरी स्टेबल है, और अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, मसाला पानी तेल सब डालो कुछ रिएक्शन नहीं करेगा इससे, चेक कर लो, आयनिक कंपाउंड है भैया, आयनिक कंपाउंड है, चेक कर लो, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक। अंदर एल्युमिनियम सुरक्षित रहेगा यार, क्या दिक्कत है, ठीक, अंदर एल्युमिनियम सुरक्षित रहेगा, ठीक, करेक्ट। तो यहां पर आ जाओ जरा जल्दी से यहां तक पढ़िए जरा जल्दी से आंसर पढ़िए, यहां से यहां तक पढ़िए। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ, पढ़ो, मैं खुद ही पढ़ो यार। अच्छा एक चीज और बता दी इन्होंने, कल एक बात पढ़ाई थी क्लास में, सुनो। चाहो तो एल्युमिनियम आर्टिकल की एनोडाइजिंग कर दो, याद है, अरे भूल गए हो क्या। चाहो तो एल्युमिनियम आर्टिकल्स की क्या कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, भूल गए हो क्या। एनोड पे रख के यार H2SO4 डाल दो, भूल गए हो क्या, बोलो बोलो बोलो, अरे एनोडाइजिंग भूल गए हो क्या। हाँ, क्या बताया था कि एनोड पे एल्युमिनियम का आर्टिकल रख के सॉल्यूशन में क्या लेना होता है, H2SO4। ऐसा करने से क्या जाता है, फोर्सफुली इसके ऊपर आपकी जो एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर है और थिक हो जाएगी, याद है। एल्युमिनियम के आर्टिकल के ऊपर उसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर को थिक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एनोडाइजिंग नहीं बोलते हैं, जिसपे एनोड पे हम क्या लगाते हैं, एल्युमिनियम का वो जो भी आर्टिकल है। तो कुकर को ले जाके कहां रख देंगे ये लोग, बताओ। कुकर को बनाने के बाद, कुकर जब बनाया एल्युमिनियम का, तो कहां ले जाके लगा देंगे, एनोड पे नहीं लगा देंगे कुकर को, बताइए। और H2SO4 डाल के और लेड को कैथोड पे लगा के स्टार्ट कर देंगे बैटरी अपनी, बढ़िया रिएक्शन चलती रहेगी, क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो इसके ऊपर एक थिक लेयर आ जाएगी, यही बात लास्ट में लिखी हुई कि नहीं, पढ़िए ध्यान से पढ़िए। क्या, हेंस एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग करके आप इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर बना सकते हो, जिससे कि वो और रिएक्शन नहीं करेगा, अंदर का एल्युमिनियम और ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, बोलो, ठीक। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, स्कूल बेल मेटल के बनते हैं यार, सोनरस होते हैं मेटल। सोनरस कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप मेटल को हिट करोगे हार्ड सरफेस पे तो आवाज करेगा, है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है, तो मेटल्स आर सोनरस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर से इलेक्ट्रिकल वायर क्यों बनाते हो, क्योंकि कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, चेक कर लो, फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात लिख दीजिएगा यहाँ पे, सेकंड में कर लोगे। आगे बढ़े, बताइए, कर लोगे, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब यार ये एक अच्छा सवाल इसने पूछा, वही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मेटल दैट आर गुड कंडक्टर। तो यार गुड कंडक्टर के आपके कॉपर सिल्वर हो जाएंगे, मानते हो कि नहीं। सिल्वर और कॉपर की तो जनरली हम लोग बात करते हैं ना गुड कंडक्टर में, तो सिल्वर और कॉपर की, ठीक है, सिल्वर और कॉपर की, करेक्ट। उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में कौन से मेटल थे तुम्हारे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में कौन से मेटल थे तुम्हारे, बताइए। लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट थे। और पुअर कंडक्टर कौन से थे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में किसका एग्जांपल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में किसका एग्जांपल, लेड का, है ना, लेड का, ठीक, लेड का। अच्छा, अगर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, अगर पुअर कंडक्टर ऑफ या बैड कंडक्टर ऑफ मेटल्स में अगर दो एग्जांपल पूछ ले तो मरकरी भी दे देना, मरकरी भी पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर में आपका क्या आ जाएगा, लेड, और नेक्स्ट एग्जांपल आपका Hg, Hg का मतलब हो गया मरकरी, और आयरन भी आपका पुअर कंडक्टर। सुन लो ध्यान से, आयरन भी आपका पुअर कंडक्टर है। इनके एटम इस तरीके से टाइटली पैक रहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसको अलाउ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। क्यों भैया, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इलेक्ट्रॉन को चलने नहीं देगा ये, ठीक। इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती होगी इस तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन को चलने में समस्या करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस है, तो लोअर कंडक्टिविटी होगी, चेक कर लो,
तो 3 एग्जाम्पल बता दिए, कोई भी एग्जाम में लिख दीजिएगा, है ना। अगर एक पूछे तो लेड लिखना, 2 पूछे तो लेड और मरकरी, और 3 पूछे लेड लेड मरकरी और आयरन। आयरन सबसे लास्ट में आप लिखना, 2 पूछेगा तो ये दोनों लिख देना, ठीक। अब सुनो, यहां पर आओ, अगला सवाल, वाई एल्युमिनियम एंड कॉपर मेटल्स यूज फॉर मेकिंग कुकिंग। हाँ, ये अच्छा सवाल है, अब देखो जरा ध्यान से, ये अच्छा सवाल है, ठीक। वाई एल्युमिनियम एंड कॉपर मेटल्स, ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर, ये बस वो पूछ रहा है कि मेटल की प्रॉपर्टी बता दो। तो यार मेटल क्या होते हैं आपके, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, नंबर 1। तभी तो इनको हमने क्या किया, वेसल के शेप में ढाल दिया। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यहां पर लिखोगे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और तीसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए। हालांकि इन्होंने मेलेबल और डक्टिलिटी की बात नहीं करी, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। इसी रीजन से तो हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स में ढालते हैं, है ना। डिफरेंट शेप्स हम इनको दे सकते हैं, है ना, बर्तन का आकार दे सकते हैं, वायर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड तीसरी बात क्या, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, चेक कर लीजिए, ठीक। कर लोगे। अगला सवाल देखो, 2-3 सवाल देख लो फिर आगे करेंगे, है ना। 2-3 सवाल देख लो, देखते हैं जहां तक हो पता कर लेते हैं। वाई सीजियम एंड गैलियम मेल्ट इन आवर पाम, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है ना। ओके, करेक्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, करेक्ट। इतनी लंबी कहानी आपको नहीं लिखनी, बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बस खत्म, बस खत्म, ठीक। नाउ व्हाई मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन हॉट वाटर। अरे यार कितनी बार बता दिया, यहां से जो हीट निकलती है जब मैग्नीशियम आपका जो रिएक्शन करता है किसके साथ, पानी के साथ, हॉट वाटर के साथ, याद है। H2O हॉट के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है कि क्या बनता है आपका, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, साथ में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में हीट भी निकलती है। तो दिस हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है, मैग्नीशियम पे चिपक जाता है। मतलब हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं दे विल स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम की ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है, बस खत्म, करेक्ट। ओके, नाउ अब अगला सवाल आ जाओ फटाफट, अगला सवाल आओ। नाउ देखिए, लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम इन विच डिफर फ्रॉम द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट मेटल्स। ओके, तो अब देखिए जरा, 3 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, तो इसमें क्या क्या लिखोगे बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें क्या क्या लिखोगे बच्चों, बताओ, कहां गया। देखो इसमें बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो। सोडियम सॉफ्ट होता है, जनरली मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 3 प्रॉपर्टी बतानी है जिससे कि ये अलग मेटल्स, मतलब जो कि ये मतलब जनरली अलग मेटल्स की तरह नहीं दिखाता है। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी, पढ़ो क्वेश्चन। तो पहला क्या लिखोगे, सॉफ्ट होता है, बाकी सारे मेटल कैसे होते हैं, हार्ड, सॉफ्ट होता है। उसके बाद ये नॉन लस्चरस होता है, नहीं चमकता है, सही बात बोला कि नहीं बताओ, आज ही तो पढ़ाया था। नॉन लस्चरस होता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मत लिखो, हाईली रिएक्टिव क्यों लिख रहे हो भाई, और मेटल हाईली रिएक्टिव नहीं है क्या, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव नहीं है, सॉरी कैल्शियम हाईली रिएक्टिव नहीं है क्या, पानी से रिएक्शन कर जाता है ठंडे पानी से, और आप हाईली रिएक्टिव क्यों लिख रहे हो। उसने केमिकल रिएक्शन नहीं पूछी, आप सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी उसने, उसने फिजिकल पूछी है भैया, फिजिकल पूछी है। तो वो लस्चरस है कि नहीं ये बताओगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं ये बताओगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बताओगे, उसके बाद डेंसिटी के बारे में सब बताओ, ठीक। अच्छा, इसकी डेंसिटी भी लो होती है, आपको बता दूं, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, इसकी डेंसिटी भी कम होती है, ठीक। उसके बाद सॉफ्ट होता है, डेंसिटी कम होती है, सॉफ्ट होता है, लो डेंसिटी होती है, लो नहीं लेस लिख दो, लेस डेंसिटी देन द अदर मेटल्स, लेस डेंसिटी देन द अदर मेटल्स। जैसे आयरन है, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन इसका क्या है, लेस डेंसिटी। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यार चेक कर लो, सोडियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। उसके बाद ये कैसा होता है, डू नॉट शाइन, डू नॉट गिव, डू नॉट शाइन, शाइन नहीं करता ये, डू नॉट शाइन, शाइन नहीं करता ये तो हो तो गए 1 2 3 4 बता दिए यार, कुछ भी लिख लेना एग्जाम में, ठीक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, करेक्ट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है, ठीक है। फिजिकल, पानी वानी से रिएक्शन मत करा देना, केमिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है वो। तो देख लो, इट हैज लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। अगला सवाल, यहां पर आ जाइए जरा, अगला सवाल। यस, कह रहा कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल मेटल एंड अ नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग।
ये देखो यार, नेम द ऑक्साइड फॉर्म बाय देम। तो बताओ मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, पूरी कहानी लिख देना यार। ऑक्साइड ऑफ मेटल बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। पूरी कहानी आज ही तो बताइए, ठीक। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर बात करोगे तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। उसके बाद तीसरी बात, नेम द नॉन मेटल विच इज लस्चरस, तो आयोडीन है ना। कौन सा नॉन मेटल जो चमकता है, आयोडीन। एंड अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी। खेल खत्म, 3 नंबर का सवाल था, ठीक हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर का सवाल है, और ये आप देख लो 3 नंबर का सवाल है, और ये आप देख लीजिए। ये सब बातें आप इसमें लिख सकते हो, मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप नहीं कर पाओगे। पढ़ो, कह रहा राइट 3 डिफरेंस बिटवीन, 3 नंबर का सवाल है, 3 डिफरेंस बताने बिटवीन नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। सुन लो फिर से वही बात है यार, तुम सवाल ही नहीं पढ़ते हो भाई। फिजिकल के बारे में नहीं पूछा है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं करना है, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में करना है। समझ लो, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी तुम्हारी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लस्टरस, नॉन लस्टरस, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिजिकल थी तुम्हारी। सॉफ्ट था कि हार्ड था, डेंसिटी, ये सब फिजिकल थी। केमिकल में तुम्हें केमिकल रिएक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा दिया, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक इन नेचर देंगे। एंड समटाइम्स एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड और आपका कौन सा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता था। फिर नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो कैसा देंगे आपको, एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एसिडिक है, लेकिन सम टाइम न्यूट्रल ऑक्साइड, सम टाइम न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन कौन देता था न्यूट्रल ऑक्साइड, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन आपको क्या देते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड, पढ़ाया था आज। फिर रिएक्शन विद वाटर करा दो यार, ठीक, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते हैं। जैसे कि आप किसी की भी रिएक्शन करा दो, पोटेशियम की करा दी पानी के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेस्ट होगा आप किसकी करा दो, कैल्शियम की, जो आपके सिलेबस में कैल्शियम की आप रिएक्शन अगर करा देते H2O लिक्विड के साथ तो आपका क्या बन जाता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती, ठीक। उसके बाद जो नॉन मेटल होंगे वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते, है ना, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ओके, करेक्ट, समझ गए। वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे मेटल, और नॉन मेटल नहीं करेंगे। आपके नॉन मेटल कोई ले लो, जैसे कि कार्बन ले लिया, तो वाटर के साथ आपने कराया इसको, है ना, तो यहां से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइल्यूटेड एसिड कर दो, तो डाइल्यूट एसिड करोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक का एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, HCl के साथ कराओगे, ZnCl2 हाइड्रोजन बाहर। और नॉन मेटल जो होते हैं, जैसे कि आपने कार्बन का करा दिया है ना एसिड के साथ, तो नो रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक, ये हो गया, हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा, ठीक। अब देखो जरा, तो ऑक्सीजन से करा देना, वाटर से, और डाइल्यूट HCl से करा देना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आ जाओ, अब इसमें तुम्हें क्या नहीं पता बताओ, इस सवाल में तुम्हें क्या नहीं पता, व्हाट हैपेंस, 3 नंबर का सवाल है। पहला, अगर आप जिंक को रिएक्शन कराओगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो भैया सुन लो ध्यान से, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जिंक आता है कॉपर से ऊपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, और जिंक सल्फेट बन जाएगा। और कलर सुनो, कलर, कॉपर सल्फेट आपका ब्लू होता है, ठीक, और जिंक सल्फेट आपका कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन होता है, कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक, कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल, अगर एल्युमिनियम को स्टीम के साथ कराओगे, तो एल्युमिनियम को अगर स्टीम के साथ कराओगे तो क्या बनता था, एल्युमिनियम का ऑक्साइड नहीं बनता था, याद करिए, सॉलिड, ठीक, सॉलिड, और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी। बताओ क्या नहीं कर पाओगे, क्लास में नहीं बताया है, बताओ, लिक्विड नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ वाटर क्या है, गैस है आपका, वाटर क्या है, गैस है, ठीक, वाटर क्या है, गैस है, कर लो यार, चेक कर लो, बैलेंस कर लोगे, ये सब पढ़ाया क्लास में। उसके बाद सोडियम रिएक्ट विद वाटर, तो सोडियम को वाटर के साथ करोगे तो क्या निकलेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, और बहुत ज्यादा हीट निकलती है, हाई अमाउंट में, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि ये हाइड्रोजन बर्न कर जाता है, ठीक। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा। अगला सवाल, बैलेंस वैलेंस सब कुछ आपको आता है। अगला सवाल देखिए जरा, यहाँ पर आयरन ने रिएक्शन करा, जरा मुझे बता सकते हो कि आयरन किससे रिएक्शन करता है, जल्दी बताओ, आयरन किससे रिएक्शन करता है, ये वाटर का फेज बताओ, वाटर का फेज बताओ, वाटर क्या है यहाँ पर, कौन से स्टेट में वाटर, स्टीम, वेरी गुड यार, सही है, ये गैस है। तो आपका क्या बनता था, भूल गए हो क्या, अरे भूल गए हो क्या, जब आयरन स्टीम से करता था तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बनता है Fe2O3 और FeO, दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा बताओ, एक आयरन और दो, 2 + 1 3, तो Fe3 और 3 + 1 4, ये लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, याद है।
तो आपका क्या बनता था, Fe3O4 बनता था। तो ये लो यार Fe3O4 जो कि सॉलिड होता था, आपको पता है, ठीक। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी। बैलेंस वैलेंस कर लोगे तो चेक कर लो। अच्छा, इन्होंने लगा के भी, वाह भाई 4 लगा के भी दिया यार, तो लगा देता हूँ 4, ठीक है ना। उसके बाद 3 आयरन, आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चेक कर लो, ठीक। उसके बाद कैल्शियम करेगा ठंडे पानी से, तो लिक्विड है और कोल्ड है, तो ठंडे पानी से करेगा, तो ठंडे पानी से करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा भाई, चेक कर लो, एक्वस। और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। उसके बाद अगला सवाल, पोटेशियम को कराओगे वाटर के साथ तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, और साथ में आपका क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, जो कि एल्कली होता है, जो कि एल्कली होता है। हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और बहुत ज्यादा हीट यहां पर निकलती है, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि ये जो है बर्न हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस वैलेंस कर लेना यार, ठीक ठीक। बैलेंस कैसे करोगे, हाइड्रोजन कितने 2 + 1 3, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। और एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अगर हमने ऐसा कर दिया तो पहले से ही बैलेंस था क्या, ये पहले से ही बैलेंस था क्या, रुक जाओ। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 × 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, चेक कर लो, अब सही है, चेक करो फटाफट फटाफट। 2 2 4, अरे यार रुक जाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन। तो यहाँ अगर हम 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 × 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 हो गया, बैलेंस हो गया, चेक, बैलेंस हो गया, चेक कर लो, ठीक। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है, बोलो 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 फटाफट, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इसके बाद आ जाइए जरा फटाफट, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट क्लास में, बहुत हो गया, कहाँ तक हो गया, इतना लगभग लगभग 1/4 हो गया है, ठीक है। 2-3 क्लास लेंगे, खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। जाइए, क्वेश्चन 6 का बी रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है भाई, क्या रॉन्ग है, नॉलेज तेज करिए अपना, क्या रॉन्ग है इसमें, कुछ रॉन्ग नहीं है, परेशान ना हो, ठीक। 6 का बी नहीं रॉन्ग है भैया, कहाँ हो,